फिल्म खत्म होने के बाद जब राजदा और नीलम कमरे में सोने के लिए आईं तो उन्होंने बेड खाली देखा। अलबत्ता वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ था। अम्मी, राजदा ने आवाज लगाई और वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी। जब वो दरवाजे पर पहुंची तो उसके मुंह से घुटी घुटी चीख निकल गई। हाय अम्मी, ये कहकर राजदा दौड़ी। साबरा बाथरूम की फर्श पर बेसुध पड़ी थी। नीलम, जल्दी से अब्बू को बुलाओ, राजदा ने नीलम से कहा। नीलम फौरन तेजी से कमरे से निकल गई। राजदा ने फर्श पर बैठकर साबरा के जिस्म को हिलाया चुलाया। साबरा के जिस्म में कोई हरकत ना हुई। उसकी आंखें बंद थीं। चंद लम्हों में बाबर और अकबर भी कमरे में आ गए। दोनों ने मिलकर साबरा को फर्श पर से उठाया और बेड पर डाला। फिर बाबर ने उसे जोर जोर से हिलाकर आवाजें दी। साबरा, साबरा, अम्मी, अम्मी। उधर राजदा भी तड़प तड़प कर आवाजें दे रही थी। कुछ देर बाद उसके जिस्म में हरकत हुई और उसने पट से आंखें खोल दी। आंखें खोलकर देखा तो अपनों को अपने गिर्द पाया। वो सब परेशान चेहरे लिए उसे देख रहे थे। क्या हुआ साबरा? बाबर ने तशवीश से पूछा। अम्मी, आप बाथरूम में बेहोश पड़ी थीं, राजदा ने बताया। बाथरूम का नाम सुनकर साबरा को खून की कै याद आई। ये ख्याल आते ही उसका जी फिर मतलाने लगा। उसने उठकर बैठने की कोशिश की। नहीं, लेटी रहो, बाबर ने उसे लेटे रहने की तलकीन की। अम्मी, आपको क्या हो गया था? चक्कर आ गए थे क्या? अकबर ने पूछा। मैं दवा खाकर आराम से सो गई थी। मुझे सख्त प्यास लगी थी। कमरे में अंधेरा था, हालांकि मैंने लाइट खुली छोड़ दी थी। फिर मैंने अंधेरे में गिलास टटोला और उसे उठाकर पानी पी लिया। पानी के अभी मैंने 2 घूंट ही पिए थे कि मुझे अजीब सा जायका महसूस हुआ। मैंने जल्दी से उठकर लाइट जलाई। गिलास में पानी न था, खून था। मेरा जी मत लाया। मैं बाथरूम में भागी। वहां मेरे मुंह से खून इस तरह निकला जैसे किसी फव्वारे से निकलता हो। खून देखकर मुझे फिर होश न रहा। साबरा पर जो गुजरी थी उसने आहिस्ता आहिस्ता कह सुनाई। बाबर ने फौरन गिलास की तरफ देखा जो साइड टेबल पर रखा हुआ था। उसमें खून नाम की कोई चीज न थी। पानी बिल्कुल साफ शफाफ था। फिर वो बगैर कुछ कहे बाथरूम में गया। उसने वॉश बेसिन उसके आसपास देखा। फर्श का भी मुआयना किया। वहां भी उसे एक कतरा खून का नजर न आया। तब वो इत्मीनान से वापस आया और बोला, साबरा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ना तो गिलास में खून है और ना ही बाथरूम में खून का कोई कतरा मौजूद है। साबरा ने फौरन पलटकर गिलास की तरफ देखा। वाकई उसमें खून न था। उसमें आधा गिलास पानी भरा हुआ था। फिर उठकर बाथरूम में गई। वहां भी कुछ न था। उसने अपने कपड़ों को बगौर देखा, मगर कहीं खून का एक छींटा भी नजर न आया। वो जहनी अजियत का शिकार हो गई। बेड पर सर पकड़कर बैठ गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? साबरा ने गोया खुद कलामी की। वो सब मेरी आंखों ने देखा था। साबरा, तुमने जरूर कोई भयानक ख्वाब देखा है, बाबर ने राय जाहिर की। नहीं, वो ख्वाब नहीं था, साबरा ने तो टोक अंदाज में कहा। फिर तुम वहम का शिकार हुई हो, बाबर अली ने कहा। ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? वो इस बात का क्या जवाब देती? उसके पास कोई जवाब न था। बस सवाल ही सवाल थे। बाबर और अकबर के जाने के बाद राजदा और नीलम अपने अपने कंबलों में सुकड़ सिमट कर लेट गईं। साबरा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो आंखें खोले छत को घूर रही थी। कमरे की लाइट रोशन थी। सामने दीवार गिर घड़ी में 2 बज रहे थे। नीलम और राजदा कंबलों में मुंह छुपाए सो रही थीं। पानी की जगह खून पीने का एहसास उसके जहन से मिटाए नहीं मिट रहा था। उसके आसाब पर शदीद इस तरह भी कैफियत तारी थी। वो बार बार करवटें ले रही थी और अपने दिल को मुख्तलिफ तावीलें देकर समझा रही थी, लेकिन उसका दिल उस खून के वहम का करिश्मा मानने को तैयार न था। खून का वो जायका तक उसकी जबान पर था। सोचते सोचते उस पर गुनूदगी सी तारी हो गई। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने कमरे की लाइट बुझा दी हो। कमरे में गहरी तारीकी फैल गई। उसे यूं लगा जैसे वो किसी गहरी कब्र में है, तन्हा है, आसपास कोई नहीं है। वो अपने हाथों से दाएं बाएं टटोल कर देखती रही, लेकिन वहां किसी को न पाती। न उसके बराबर नीलम है और न राजदा। अचानक उसके चेहरे के करीब कोई जोर से सांस लेता है और बड़े पुरस्कार अंदाज में कहता है, तुम मर जाओगी। साबरा पर सख्ता सा तारी हो जाता है। उसका जिस्म अकड़ जाता है। वो अपने हाथ पांव हिलाना चाहती है मगर नहीं हिला पाती। वो चीखना चाहती है लेकिन उसकी आवाज गले में घुट कर रह जाती है। वो पुरस्कार आवाज मुसलसल उसके कानों में आ रही थी। कोई गहरे गहरे सांस लेकर कह रहा था, तुम मर जाओगी, तुम मर जाओगी। तुम मर जाओगी गर्दान अभी जारी थी।
और साबरा अपने जकड़े हुए जिस्म को हरकत देकर सर तोड़ कोशिश कर रही थी। फिर वो बड़े जोर से चीखी। उसकी घुटी घुटी चीखें सुनकर राजदा की आंख खुल गई। उसने साबरा को झंझोड़ डाला। अम्मी, अम्मी। हाँ, क्या है? साबरा ने एकदम आंखें खोल दी। अम्मी, आप चीख रही थीं, कोई भयानक ख्वाब देख रही थी। राजदा, मुझे जरा पानी दे, साबरा ने अपने गले पर हाथ रखते हुए कहा। वो खुश्क हो रहा था। राजदा ने उठकर साबरा को पानी दिया। साबरा ने पानी का पूरा गिलास एक ही सांस में पी लिया। वो पसीने से तर हो रही थी। कब्र की तारीकी और उसकी आवाज याद करके उसके रोंगटे खड़े हुए जा रहे थे। साबरा फटी फटी नजरों से राजदा को देख रही थी। चोर की आवाज सुनकर नीलम की भी आंख खुल गई थी, लेकिन वो खामोश लेटी थी। अम्मी, आप मुझे इस तरह ना देखें, मुझे डर लगने लगा है, राजदा ने खौफजदा होकर कहा। साबरा ने उसकी बात पर कोई तवज्जो न दी। वो उसे फटी फटी नजरों से देखती रही। उसे वो अब भी बात सुनाई दे रही थी। वो आवाज उसे अपने दिमाग के किसी गोशे में सुनाई दे रही थी। वही पुरस्कार आवाज, तुम मर जाओगी। राजदा, क्या तुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है? राजदा ने गौर से कोई आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई आवाज सुनाई न दी। नहीं अम्मी, मुझे कोई और आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नीलम, क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? राजदा ने पूछा। नहीं तो, नीलम ने सादगी से कहा। अम्मी, क्या अब्बू को बुलाऊं? राजदा ने पूछा। हाँ, साबरा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। उसके कान किसी ना सुनाई देने वाली आवाज पर लगे हुए थे। साबरा को आवाज बराबर सुनाई दे रही थी, बल्कि महसूस हो रही थी। उसे कोई तंबी कर रहा था, तुम मर जाओगी। बाबर राजदा के बुलावे पर आंखें मलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और बोला। हाँ साबरा। बाबर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, वो सदा आनी बंद हो गई। अब उसके दिमाग में दूर तक सन्नाटे का राज था। साबरा ने बाबर को ख्वाब में जो देखा था और सुना था, उसकी तफसील बताई। इसका मतलब है कि तुमने एक भयानक ख्वाब देखा है। साबरा की सारी बात सुनकर वो बोला। नहीं बाबर, वो ख्वाब नहीं था। वो आवाज तो मुझे जागने के बाद भी सुनाई देती रही थी। वो आवाज तुम्हारे कमरे में दाखिल होते ही बंद हुई है। मैं इसको ख्वाब कैसे समझ लूं, वहम कैसे समझ लूं? साबरा, क्या तुम्हें डर महसूस हो रहा है? बाबर ने पूछा। नहीं, मैं खौफजदा नहीं हूं। फिर आराम से सो जाओ, सुबह होने में ज्यादा देर नहीं। ये कहकर बाबर कमरे से निकल गया। बाबर का यूं कमरे से चला जाना साबरा को अच्छा न लगा। वो अगरचे खौफजदा न थी, लेकिन वो चाह रही थी कि वो कुछ देर उसके पास बैठता, उससे उसकी हालत के बारे में सवालात करता। खैर, कोई बात नहीं, उसने सोचा। वो जानती थी कि बाबर को सोते से उठा दिया जाए तो उसका मूड खराब हो जाता है, उसके सर में दर्द हो जाता है। बाबर के जाने के बाद राजदा और नीलम ने भी अपने कंबल संभाल लिए और ओढ़ कर लेट गईं। उस वक्त खासी सर्दी हो रही थी। उसने घड़ी पर नजर की, 4 बज रहे थे। घड़ी से नजर हटाई तो कमरे में अंधेरा फैल गया, एकदम बहुत गहरा अंधेरा। फिर किसी ने साबरा का हाथ पकड़ा और खींचता हुआ ले चला। साबरा उसके साथ खींची चली जा रही थी। आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तारीकी छाई हुई थी। जाने कितना फासला तय करने के बाद साबरा को जमीन पर धक्का दे दिया गया, फिर उसे जकड़ लिया गया। अब वो करवट के बल लेटी थी और उसे अपनी पुश्त पर कोई चीज महसूस हो रही थी। साबरा, फिर कोई मुखातिब हुआ। तुम्हें हम पर यकीन नहीं है ना, लेकिन अब तुम्हें हमारे होने का एहसास हो जाएगा। आज के बाद से तुम हमारी बेइज्जती नहीं कर सकोगी। उसकी आवाज बंद हुई तो आग की तपिश उसे अपने बिल्कुल करीब महसूस हुई। उसे चरचर की आवाजें आने लगी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके बाल जलाए जा रहे हों। फिर एकदम रोशनी हो गई। वो अपने कमरे में मौजूद थी। अब न तारीकी थी, न आग की तपिश थी, और ना कोई उसे जकड़े हुए था। ये ख्वाब न था और वो अभी सोई भी ना थी। बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसने घड़ी में वक्त देखा और इसके साथ कमरे में अंधेरा फैल गया था। उसके बाद उसे कोई घसीटता हुआ ले गया था। आग की तपिश, बालों का जलना, वो तंबी। उसके बाद तारीकी छटी तो वो वैसे ही बिस्तर पर बैठी थी। ये सब क्या था? उसने सोचते हुए अपने सर पर हाथ फेरा तो वो थर्रा उठी। नहीं! वो जल्दी से उठकर सिंगार मेज के सामने आई। वहां वो भयानक हकीकत पूरी तरह उस पर आश्कार हुई। पीछे से उसके सारे बाल जल चुके थे। साबरा के बाल बहुत अच्छे थे,
घने भी थे और लंबे भी। उसे अपने बाल बहुत अजीज थे, वो उनकी बड़ी हिफाजत करती थी। अब उन्हीं बालों का ऐसा हशर देखकर वो थर्रा उठी थी। दिमाग के किसी गोशे में अब भी वो आवाज गूंज रही थी, साबरा, तुम्हें हमारे होने का यकीन नहीं है ना, लेकिन अब तुम्हें हमारे होने का यकीन आ जाएगा। आज के बाद से तुम हमारी बेइज्जती नहीं कर सकोगी। वो खौफनाक काला बिल्ला बेड के नीचे इत्मीनान से बैठा अपनी भारी दुम को बार बार कालीन पर मार रहा था। फिर एकदम खड़ा हो गया। उसने खड़े होकर एक भरपूर अंगड़ाई ली और बेड के नीचे से निकल आया। साबरा आईने के सामने खड़ी बार बार अपनी गर्दन मोड़ मोड़ कर झुलसे हुए बालों का मातम कर रही थी। उसके खूबसूरत बालों का न सिर्फ सत्यानाश हो गया था, बल्कि बाल इस तरह झुलसाए गए थे कि उसकी सर की पुष्ट पर खाल तक दिखाई देने लगी थी। वो अपने जले हुए बालों को देखती जाती थी और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरते जाते थे। एक मर्तबा जब उसने अपनी आंसू भरी आंखों को साफ करके आईना देखा तो अपनी पुष्ट पर एक इंतहाई भयानक चेहरे को पाया। वो चेहरा उससे 2 फीट बुलंद था। वो अजीब चेहरा था, आधा शेर का था और आधा इंसान का। उसके पूरे जिस्म पर बड़े बड़े बाल थे। उसने अपने दोनों हाथ साबरा की गर्दन की तरफ बढ़ाए और अपना भयानक मुंह खोला। साबरा बड़े दिल गुर्दे की मालिक थी, पूरे खानदान में निडर मशहूर थी। औरतें उसकी जुर्रत और बहादुरी की मिसालें देती थीं। आज वही साबरा खौफ की अलामत बनी हुई थी। उसके आसाब जवाब दे चुके थे। उसे इस तरह घेरा और सताया गया था कि वो तौबा मांग रही थी। उस भयानक चेहरे को वो मजीद बर्दाश्त न कर सकी। इससे पहले कि वो आधा शेर आधा इंसान उसे पकड़ता, वो चीख मार कर बेहोश हो गई। सुबह के सन्नाटे में उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। राशिदा और नीलम घबरा कर उठ बैठी। बाबर और अकबर भी अपने कमरों में आ गए। सारे लोग साबरा को बेहोश और उसके बालों को झुलसा हुआ देखकर परेशान हो गए। साबरा के बेहोश होते ही काला बिल्ला अपनी असली हालत में आ गया और बड़े शाहाना अंदाज में चलता हुआ बेड के नीचे दाखिल हो गया। फिर उसने चारों पैर फैला लिए और बड़ी आसूदगी से अपने अगले दोनों पांव चाटने लगा, जैसे पैरों में शहद लगा हो। साबरा कोई आधे घंटे की कोशिशों से होश में आई, लेकिन उसके होश में आना न आना बराबर ही था। वो होश में आकर खामोशी से खला में घूरती रही। सुबह होते होते उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उस पर हिज़यानी सी कैफियत तारी थी। वक्फे वक्फे से उसके होंठों से बस एक ही बात निकल रही थी, हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें मानती हूं, तुम हो, तुम्हारे होने का इकरार करती हूं, बस अब मुझे मुआफ कर दो। घर वालों की समझ में कुछ ना आया कि वो क्या कह रही है, किसके होने का इकरार कर रही है, किससे मुआफी मांग रही है। उन्हें तो यह भी मालूम न था कि उसके बाल किस तरह झुलस गए थे। फिर उसने ऐसी दहशतनाक चीख क्या देख कर मारी थी। होश में आने के बाद उसने कुछ न बताया था, बस वो खला में घूरती या फिर किसी के होने का इकरार करती रही थी। उसकी हिज़यानी कैफियत को देखकर बाबर और अकबर को उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। जब डॉक्टर मुआयने के लिए आया तो साबरा बेड पर पांव लटका कर बैठ गई और हंसकर बोली, तुम डॉक्टर हो? जी हाँ, मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया। अरे तुम क्या खाक डॉक्टर हो, तुम्हें जिनों के बारे में तो कुछ पता नहीं है, साबरा ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। जिनों के बारे में? डॉक्टर ने सोचते हुए कहा, पहले आप बताएं, आप क्या जानती हैं? मैं बहुत कुछ जानती हूं, मैं उनका होने का इकरार करती हूं, मैं उनको मानती हूं। ए डॉक्टर, क्या तुम जिनों को मानते हो? देखो, झूठ मत बोलना। नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, आपकी तरह मैं भी जिनों पर यकीन रखता हूं। तुम बहुत अच्छे डॉक्टर हो, साबरा ने खुश होकर कहा। अब आप इजाजत दें तो आपका मुआयना कर लें? हाँ, क्यों नहीं, लो मैं लेट जाती हूं, तुम अच्छी तरह मेरा मुआयना करो। ये कहकर साबरा फिर लेट गई। डॉक्टर ने आला भी कानों से लगाया ही था कि साबरा फिर उठकर बैठ गई। ए डॉक्टर, क्या तुमने कभी जिन देखे हैं? नहीं, मैंने जिन नहीं देखे, बस उनके बारे में पढ़ा और सुना है, डॉक्टर ने संजीदगी से कहा। फिर तुम्हें उनके बारे में कैसे यकीन आएगा? साबरा ने गैर यकीनी अंदाज में कहा। किसी चीज को जानने के लिए उसका देखना जरूरी नहीं है, डॉक्टर ने फिर दलील दी। लेकिन डॉक्टर, बगैर देखे यकीन भी तो नहीं आता। साबरा ने हंसकर पूछा। इसका मतलब है कि आपने जिन देखे हैं? डॉक्टर ने हंसकर पूछा। हाँ, मैंने बहुत कुछ देखा है,
میں بہت کچھ جانتی ہوں، میں ان کے ہونے کا اقرار کرتی ہوں، میں انہیں مانتی ہوں، صابرہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا اور خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا اچھی طرح معائنہ کیا، صابرہ سے اس کی حالت کے بارے میں بہت سے سوالات کیے، لیکن اس نے سارے سوالات کا ایک ہی جواب دیا: ہاں، میں ان کے ہونے کا اقرار کرتی ہوں، میں انہیں مانتی ہوں۔ ڈاکٹر کے لیے کیس بہت منفرد نوعیت کا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس نے صابرہ کو مسکن دوائیں کھلا کر سلا دیا اور اس کیس کو شہر کے ایک بڑے ماہر نفسیات کے حوالے کر دیا، لیکن وہ ہر سوال کا ایک ہی جواب دیتی تھی: ڈاکٹر، کبھی تم نے جن دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے، میں نے دیکھے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں جن؟ ذرا بتائیں تو۔ وہ پوچھتا: جن دیکھنا ہے تو میرے جلے ہوئے بھسے ہوئے بالوں کو دیکھ لو اور عبرت پکڑ لو۔ اگر تم نے اس کے ہونے کا اقرار نہ کیا تو یاد رکھو بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ صابرہ بہت افسردہ ہو کر کہتی۔ بس وہ اسی طرح کی بہکی بہکی باتیں کرتی رہی۔ ڈاکٹر کے ہر سوال کے جواب میں وہ جن کا تذکرہ کرتی رہی، بس ایک ہی بات دہراتی رہی۔ بالآخر ڈاکٹر تھک ہار گیا، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ کسی نتیجے پر پہنچ نہ سکا۔ بابر نے اس کے بارے میں جو باتیں بتائی تھیں وہ ڈاکٹر کے حلق سے نہیں اتر رہی تھیں۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ بیٹھے بٹھائے خود بخود اس کے بال جھلس گئے؟ آج کے زمانے میں بھلا جن کہاں، اور یہ جن ہوتی کیا بلا ہے؟ وہ ان عورتوں کو خوب جانتا تھا۔ وہ ایسے ایسے جن خود تخلیق کر لیا کرتی ہیں کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں۔ اب تک جو واقعات اس کے علم میں آئے تھے اس سے اس نے ساس بہو کے درمیان چپقلش کا اندازہ کیا تھا۔ یہ ایک اذیت پسندی کا کیس تھا۔ یہ بال صابرہ نے خود ہی جلا لیے تھے اور اب جن جن کہہ کر سب کو ڈرا رہی تھی۔ بہرحال کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے مریضہ کی تحلیل نفسی بہت ضروری تھی، اور تحلیل نفسی کے لیے وہ بالکل تیار نہ تھی۔ اس کے پاس تو 100 سوالوں کا ایک ہی جواب تھا: ہاں، میں نے جن دیکھے ہیں، میں ان پر یقین رکھتی ہوں۔ دوائیں کھا کر صابرہ دوپہر تک پرسکون انداز میں سوتی رہی۔ پھر اس کی آنکھ کھلی تو سامنے بابر کو پایا۔ دائیں جانب گردن گھمائی تو ماموں فرقان کو دیکھا، بائیں جانب اکبر تھا۔ ماموں فرقان کو دیکھ کر صابرہ نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ماموں فرقان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ صابرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پھر وہ سسک سسک کر رو پڑی۔ صابرہ کو روتا دیکھ کر ماموں فرقان کا دل کٹ گیا، لیکن وہ پتھر بنے خاموش بیٹھے رہے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ رو لے تاکہ اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ یہ ندامت کے آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، یہ پشیمانی تھی جو آنکھوں کے رستے نکل رہی تھی۔ ماموں فرقان نے اس کے جھلسے ہوئے بالوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس کا یہ حشر ہونے پر انہیں دل ہی دل میں افسوس تھا۔ جب وہ کافی رو لی تو ماموں فرقان نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی: صابرہ، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماموں، آپ مجھے معاف کر دیں، صابرہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے کس بات کی معافی مانگ رہی ہو؟ تم نے مجھے تو کچھ نہیں کہا۔ ماموں فرقان نے مسکرا کر کہا: ماموں، میں غلطی پر تھی، میں اگر آپ کا کہا مان لیتی تو آج میرا یہ حشر نہ ہوتا۔ صابرہ نے کہا۔ اب تمہیں یقین آ گیا؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ہاں ماموں، صابرہ نے بڑا اور ٹھنڈا سانس لے کر کہا، میں نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے اور بہت کچھ بھگت لیا ہے، اب میں کسی بات کا انکار نہیں کر سکتی۔ اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ تم نے ایک ہی دن میں توبہ مانگ لی، پریشان ہو گئی۔ ذرا اس معصوم بچی کا خیال کرو جو 6 ماہ سے اس طرح کے حالات سے دوچار ہے، اور تم اسے محض ڈرامہ سمجھتی رہی ہو۔ ماموں فرقان نے کہا۔ ہاں ماموں، میں غلطی پر تھی، اسی بات کی میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں۔ کیا تم نے نیلم کو معاف کر دیا؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ہاں، میں نے صدقے دل سے اسے معاف کر دیا، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں۔ فیاض کی بیٹی یا کسی ملازمہ کی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، وہ اب اس گھر کی بہو ہے، ہماری عزت ہے۔ واہ رے، انقلاب زمانہ، بابر علی نے ہنس کر کہا۔ شکریہ امی، اکبر کے دل سے ایک بوجھ سا اتر گیا۔ صابرہ نے اکبر کو قریب کر کے اس کا سر اپنے سر سے لگایا۔ میرا بیٹا، میرا مظلوم بیٹا کہو، بابر علی نے پھر ٹکڑا لگایا۔ ہاں، یہ بات تو صحیح ہے، واقعی اکبر بڑا مظلوم ہے بیچارہ، شادی کر کے بھی کچھ ہاتھ نہ آیا، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ صبر سے کام لے رہا ہے۔ آخر صابرہ کا بیٹا ہے نا، بالآخر فتح اس کے قدم چومے گی۔ ماموں فرقان نے اکبر کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔
बस मामू, आप जैसा कहते जा रहे हैं करता जा रहा हूं। मैं आपका बड़ा फर्माबरदार हूं। अकबर बोला। मैं जानता हूं अकबर साहब, मामू फुरकान ने हंसकर कहा। नीलम और रास्ता कहाँ है? साबरा ने पूछा। घर पर, अकबर ने कहा। हाय, उन्हें घर पर अकेला छोड़ दिया? साबरा ने खौफजदा होकर कहा। नहीं, वो अकेली नहीं है, उनके साथ शमसा है, तुम्हारी मुमानी है, मामू फुरकान ने बताया। मुमानी आई हैं? वो तो घर से कभी नहीं निकलती, आप उन्हें यहां क्यों नहीं लाए? मुझे मालूम नहीं था कि यहां क्या सूरत हाल है। वो तो आने को कह रही थी, लेकिन मैंने खुद ही उन्हें घर पर छोड़ दिया और अकबर को साथ लेकर यहां आ गया। मामू फुरकान ने वजाहत की। अम्मी, आप अस्पताल में कब तक रहेंगी? घर चले ना, अकबर ने कहा। चलो, साबरा ने हंसकर कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, ऐसे ही चलो। पहले डॉक्टर से पूछ लें। शाम तक यहां रहो, शाम को डॉक्टर से बात करेंगे, बाबर ने कहा। शाम को डॉक्टर ने देखा तो साबरा को बहुत अच्छा पाया। जब वो अस्पताल लाई गई तो उस पर एक हिजियानी कैफियत तारी थी। अब वो पूरे होश में आ चुकी थी, पुरसुकून हो गई थी। डॉक्टर ने चंद दवाएं और चंद हिदायत देकर अस्पताल से जाने की इजाजत दे दी। साबरा घर पहुंची तो सबसे पहले उसने नीलम को गले लगाया। मेरी बच्ची, मेरी बेटी कहकर उसकी पेशानी और रुखसारों को चूमा। साबरा का बदला हुआ रूप देखकर नीलम भी अपने दिल पर काबू न रख सकी। वो तो पहले ही भरी हुई थी। सिसक सिसक कर रो पड़ी, जैसे वक्त रुखसत हो। मामू फुरकान, मुमानी, रेहाना और शमसा को यह मंजर देखकर बड़ी खुशी हुई। ए भाई, ये रोना धोना ही चलता रहेगा या चाय वाय भी चलेगी? मामू फुरकान ने हंसकर कहा। मामू, चाय आपको अभी मिलती है, राशिदा ने कहा। हाँ भाई, जल्दी पिलाओ चाय ताकि हम लोग चलें, मामू फुरकान ने बताया। मामू, आप जाएंगे नहीं? इतने दिनों बाद तो मुमानी आई हैं, मैं खाना खिलाए बगैर नहीं जाने दूंगी, साबरा ने कहा। भाई, खाने वाने के चक्कर में बहुत देर हो जाएगी, फिर सवारी मिलनी मुश्किल हो जाती है, मामू फुरकान ने कहा। आप रिक्शा टैक्सी की फिक्र ना करें, अकबर आपको छोड़कर आएगा, साबरा ने हंसकर कहा। अच्छा, टैक्सी वाला भी यहीं मौजूद है? इस मर्तबा शमसा चहक कर बोली। उसकी इस बात पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। नीलम और अकबर की शादी के बाद ये पहला कहकहा था जो इस घर में गूंजा था। इस घर से खुशियां रूठ गई थीं। हर तरफ खौफ, गुस्से और उदासी का राज था। नफरतें उग रही थीं। खौफ फल फूल रहा था। घर के मकीन एक दूसरे के चेहरों से बेजार हो गए थे। इस घर में आज खुशी का पहला कहकहा गूंजा तो सभी ने इस बात को महसूस किया और खुदा का शुक्र अदा किया। खाने से फारिग होकर जब अकबर मामू फुरकान और उनके घर वालों को अजीजाबाद छोड़ने जा रहा था तो उसने रास्ते में मामू फुरकान से पूछा, मामू, आप कब्रिस्तान कब जाएंगे? बेटे, मरने के बाद जाऊंगा, मामू फुरकान निहायत संजीदगी और मासूमियत से बोले। अल्लाह ना करे अब्बू, आप कैसी बातें करते हैं? शमसा जो पीछे बैठी थी तड़प कर बोली। मामू, मेरा मतलब था कि आप उस अमल के लिए कब कब्रिस्तान जाएंगे? अकबर ने शर्मिंदा होकर कहा। हाँ तो यूं बोलो, मामू फुरकान हंसकर बोले। इस अमल के लिए 14वीं रात का होना जरूरी है। मेरा ख्याल है कि आज चांद की 10-11 तारीख है। क्यों रेहाना? उन्होंने अपनी बीवी से तस्दीक चाही। जी, आज 10 तारीख है, मुमानी रेहाना ने जवाब दिया। देखो अकबर, औरतें तारीख के मामले में कितनी तेज होती हैं। इन्हें दिन याद नहीं रहते, लेकिन ये तारीख को कभी नहीं भूलती, मामू फुरकान ने छेड़ने के अंदाज में कहा। कौन कहता है हमें दिन याद नहीं रहते? आपके साथ गुजारे हुए मुझे अच्छे बुरे सब अच्छी तरह याद है, मुमानी रेहाना ने बात से बात पैदा की। वाह मुमानी वाह, आपने क्या लाजवाब बात की है, दिल खुश कर दिया, अकबर ने खुश होकर कहा। भाई चमचे, ये याद रखो कि कब्रिस्तान जाकर अमल मैंने करना है, तुम्हारी मुमानी ने नहीं, मामू फुरकान ने तंबीह की। और इसके लिए तुम्हें अपने मामू के पांव दबाने होंगे। घर चलकर, मुमानी रेहाना ने हंसकर कहा। पांव दबाएगा तो क्या हो जाएगा, जन्नत कमाएगा, मैं आखिर इसका दादा हूं, मामू फुरकान बोले। बस इसी तरह हंसी खुशी बातें करते अजीजाबाद आ गया। अकबर कुछ देर मामू फुरकान के घर बैठा, फिर वापस आ गया। रात को अकबर ने लाहौर फोन किया। फैयाज और वाजदा को उसने सारी रूदात सुनाई। वाजदा को साबरा के बाल जलने का जहां अफसोस हुआ, वहां इस बात की खुशी हुई कि उसने नीलम को मुआफ कर दिया था। फोन पर नीलम ने भी बात की। फिर अकबर ने इसरार करके साबरा और वाजदा की बात करा दी। दोनों बहनों ने फोन पर बहुत कम बात की, रोती ज्यादा रहीं।
साबरा को अपने बाल जलने का बेहद सदमा था। वो बाल जले भी अजीब तरह से थे। उसकी पूरी चुटिया जल गई थी और सर के पीछे एक छोटा सा चांद बन गया था। खाल दिखाई देने लगी थी। साबरा ने इस सिलसिले में कई माहिर डॉक्टरों को दिखाया था। सबकी मुत्तफ़िक़ा राय ये थी कि आइंदा उस जगह बाल नहीं निकलेंगे। ये सुनकर वो और परेशान हो जाती थी। परेशान उस वक्त मामू फुरकान के घर वाले भी थे। जिस काम का फुरकान मामू ने बेड़ा उठाया था वो कोई आसान काम ना था। चांदनी रात में आधी रात को कब्रिस्तान में जाकर अमल करना बड़ी जान जोखों का काम था। मुमानी रेहाना डरी डरी थीं। उन्होंने दबी जबान से इस अमल की मुखालफत की थी। वो जानती थीं कि मामू फुरकान धुन के पक्के हैं। उन्हें दुनिया की कोई ताकत कब्रिस्तान में अमल करने से नहीं रोक सकेगी। इसलिए मुमानी रेहाना ने पुरजोर मुखालफत नहीं की। वो इतना जरूर चाहती थीं कि मामू फुरकान अकेले कब्रिस्तान ना जाएं, अकबर या बाबर साथ जाएं। सुनिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाबर को अपने साथ कब्रिस्तान ले जाएं? मुमानी रेहाना ने कहा। वो क्यों? मामू फुरकान ने हैरत से पूछा। एक से दो भले, मुमानी रेहाना ने सादगी से कहा। मुझे कब्रिस्तान से डर थोड़ी ही लगता है। मामू फुरकान बोले, मैं जानती हूं कि आप एक निडर आदमी हैं, फिर भी हरज क्या है अगर आपके साथ कोई चला जाए? मैं फिर यकसुई से अपना काम न कर पाऊंगा। मेरा ध्यान बढ़ जाएगा। क्या जरूरी है कि जाने वाला आपके पास बैठे? वो कुछ फासले से भी बैठ सकता है। मुमानी रेहाना ने राय दी। फिर उसकी हिफाजत का जिम्मेदार कौन होगा? मामू फुरकान ने संजीदगी से कहा। और आपकी हिफाजत का कौन जिम्मेदार होगा? मुमानी रेहाना खामोश न रह सकी। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपनी हिफाजत आप कर लूंगा। मैं वहां हिसार खींचकर बैठूंगा, मामू फुरकान ने उन्हें समझाया। मुमानी रेहाना हिसार का जिक्र सुनकर किसी हद तक मुतमईन हो गईं। फिर वो एक बीवी थीं। उनका शौहर कब्रिस्तान में जाकर एक खतरनाक अमल करने वाला था। उनकी परेशानी फितरी थी। फिर 14वीं की वो रात भी आई जिसका मामू फुरकान को इंतजार था। उस रात मामू फुरकान ने इशा की नमाज अपने कमरे में पढ़ी। नमाज के बाद वो काफी देर तक वजीफा पढ़ते रहे। खाना उन्होंने आज मगरिब के वक्त खा लिया था। वो कोई 11:30 बजे तक पढ़ते पढ़ाते रहे। फिर खामोशी से अपने कमरे से बरामद हुए। उन्होंने मुमानी रेहाना को आंख के इशारे से बताया कि वो कब्रिस्तान जा रहे हैं। अब फजर के बाद लौटेंगे। वो दरवाजे की कुंडी लगा लें। शमसा और मुमानी रेहाना उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। मुमानी रेहाना ने उनकी हिफाजत के लिए कुछ पढ़कर उनकी तरफ फूंक मारी और खुदा हाफिज कहकर दरवाजा बंद कर लिया। मामू फुरकान पैदल ही कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। उनके घर से कब्रिस्तान ज्यादा दूर ना था, कोई आधा मील के फासले पर होगा। उस कब्रिस्तान के कोने पर एक मस्जिद थी। मस्जिद के बाद ही सुनसान रास्ता शुरू हो जाता था। चांद अपने शबाब पर था। वो सामने एक सुनहरी थाल की तरह टंगा हुआ दिखाई दे रहा था। ठंडी और जर्द रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। जाड़ों की चांदनी बड़ी दिलफरेब होती है, लेकिन कब्रिस्तान के उस सन्नाटे में ये चांदनी बड़ी पुरस्कार महसूस हो रही थी। कच्चे रास्ते के दोनों तरफ उगी हुई घनी झाड़ियां पुरहैबत मंजर पेश कर रही थी। मामू फुरकान के हाथ में तस्बीह थी। वो मुसलसल पढ़ते हुए तेज तेज कदमों से कब्रिस्तान में बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में एक दो कुत्ते मिले थे। उन्होंने दूर से भौंकने की कोशिश की थी, लेकिन फिर नजदीक आकर वो यकदम खामोश हो गए थे और कान दबाकर झाड़ियों में घुस गए थे। कब्रों का सिलसिला शुरू हो चुका था। 12 बजने वाले थे। ये सर्दियों की रोशन रात थी। अच्छी खासी सर्दी थी। मामू फुरकान ने शलवार कमीज के ऊपर कोट पहना हुआ था। कब्रिस्तान में आकर सर्दी का एहसास ज्यादा ही बढ़ गया था। उन्होंने कोट के बटन बंद कर लिए और जेब से दस्ताने निकालकर पहन लिए। फिर उन्होंने कंधे से कंबल उतारकर बाएं हाथ पर लिया और बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह तलाश करने लगे। तभी चलते चलते ठोकर लगी। उनका सीधा पांव किसी ठोस चीज से टकराया और वो चीज आगे लुढ़कती चली गई। मामू फुरकान ने उस लुढ़कने वाली चीज पर नजर की। उसे देखकर वो एक लम्हे को ठिठक गए। तभी किसी ने बड़े गुस्से में कहा, अंधे, देख कर चल। ये आवाज उस खोपड़ी से आई थी जो उनके पांव की ठोकर से लुढ़क कर एक तरफ हो गई थी। हजरत, आप रास्ते में क्यों पड़े हैं? मामू फुरकान बगैर खौफ में मुब्तला हुए उस खोपड़ी से मुखातिब हुए। तू जानता नहीं कि ये क्या है? उधर से आवाज आई। हाँ जानता हूं, ये कब्रिस्तान है। मामू फुरकान ने पूरे इत्मीनान से कहा। यह हमारा इलाका है, हमारी मर्जी, हम कहीं भी घूमें। उधर से सख्त लहजे में कहा गया। पता नहीं कब के मरे हुए हैं, हड्डियां भी गल गई होंगी।
एक दीमक ज़दा खोपड़ी बची है, लेकिन अकड़ अभी तक खत्म नहीं हुई। हजरत, आपका क़याम किस तरफ है? मैं आपके सारे अक़दस को आपकी क़यामगाह तक छोड़ दूं? मामू ने हंस कर कहा, जा, चला जा, अपना काम कर, ज्यादा नस्तालीक बनने की कोशिश ना कर, वरना पछताएगा। मामू फुरकान ने फिर कोई जवाब ना दिया। कुछ पढ़कर खोपड़ी की तरफ फूंका, एक शोला सा उठा और फिर वहां कुछ ना रहा। थोड़ी दूर जाकर मामू फुरकान ने एक मुनासिब जगह तलाश की। वहां छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे। उन्हें वहां से उठाकर इधर उधर फेंका। जगह साफ हो गई थी। उन्होंने कोट की जेब से एक चाकू निकाला। वो कोई 7-8 इंच लंबे फल का रामपुरी चाकू था। ये चाकू मामू फुरकान के पास बहुत अरसे से था। ये उन्होंने अलीगढ़ की नुमाइश से खरीदा था। चाकू खोलकर उसकी नोक से जमीन पर हिसार खींचा। हिसार खींचते हुए वो कुछ पढ़ रहे थे। उनके कानों में कहीं दूर से गीदड़ों की बोलने की आवाजें आ रही थीं। उन आवाजों पर उन्होंने कोई खास तवज्जो ना दी। वो अपने काम में मुनहमिक रहे। हिसार खींचने के बाद उन्होंने चाकू जमीन में काट दिया। फिर उन्होंने कंबल खोला, उसे अपने कंधों पर डाल दिया और जमीन पर उकड़ू बैठ गए। उकड़ू बैठते ही उन्हें यूं लगा जैसे वो किसी बर्फपोश पहाड़ी की चोटी पर बैठ गए हों। इंतहाई सर्दी थी। उनके दांत बजने लगे। जिस्म में कपकपी दौड़ गई। अचानक ही हवाओं के तेज झक्कड़ चलने लगे। मामू फुरकान ने बाएं हाथ से चाकू के दस्ते को थाम लिया और बुलंद आवाज से कुछ पढ़ने लगे। ये सर्दी का एहसास ज्यादा देर बरकरार न रह सका। जैसे जैसे वो पढ़ते जाते सर्दी का एहसास कम होता जाता। फिर इतना कम हुआ कि उन्हें गर्मी सी महसूस होने लगी। अब उन्होंने चाकू से अपना हाथ हटा लिया और नजरें उस पर काट दी। गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। उन्हें यूं महसूस हो रहा था कि सामने ही किसी ने आग भड़का दी हो। उनकी नजरें चाकू पर थीं, लेकिन उन्हें अपने सामने आग के शोले अपनी तरफ बढ़ते हुए महसूस हो रहे थे। मामू फुरकान ने अपनी तवज्जो हटाने के लिए एक मर्तबा फिर जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। नजरें बदस्तूर चाकू पर थीं। अब आग उनके चारों तरफ फैलती जा रही थी। उन्हें हर तरफ तपिश महसूस हो रही थी। शोलों का रक्स उनके चारों तरफ जारी था। ये शोले उनके नजदीक से नजदीक होते जा रहे थे। उनकी पेशानी से पसीना टपक रहा था। फिर वो खतरनाक लम्हा आया। उनके गिर्द शोलों का नाच जारी था। ये शैतानी आग उन्हें जिंदा जलाने पर तुली हुई थी। लेकिन फिर वो खतरनाक लम्हा उनके सर से गुजर गया। ये जहन्नुमी आग उनका कुछ न बिगाड़ सकी। जैसे जैसे आग के शोले उनके नजदीक तर होते गए, उनकी तपिश सर्द होती गई, यहां तक कि उनके गिर्द होने वाला शोलों का नाच बिल्कुल सर्द पड़ गया। उनके चारों तरफ भड़की हुई आग इस तरह ठंडी पड़ गई जैसे उस पर पानी बरस पड़ा हो। मामू फुरकान ने सुकून का सांस लिया। ये शोलों का नाच इतना भयानक और खौफ में मुब्तला कर देने वाला था कि अगर मामू फुरकान जरा भी कम हिम्मती का मुजाहरा करते और आग से बचने के लिए कहीं भाग खड़े होते तो उस वक्त वो कब्रिस्तान में राख बने पड़े होते। ढूंढने वालों को उनकी हड्डियां भी ना मिलती। वो इस कदर खतरनाक आग थी। मामू फुरकान अभी तक उकड़ू बैठे हुए थे। उन्होंने कंबल को कंधों से उतार दिया था और उसे अपने नीचे दबा लिया और टांगों को उस पर फैला लिया था। तस्बीह उनके हाथ में थी और वो बड़े इत्मीनान से कुछ पढ़कर एक एक दाना हाथ से छोड़ते जाते थे। 1 घंटे तक कोई वाकया रोनमा न हुआ। कब्रिस्तान पर मौत का सन्नाटा तारी रहा। कभी कभी दूर से गीदड़ और कुत्तों के रोने की आवाजें सुनाई देती रहीं। कोई 1:30 बजे के करीब मामू फुरकान के कानों में कुछ आवाजें आती महसूस हुईं। कुछ इंसानों के धीरे धीरे बोलने की आवाजें थीं। फिर उन्हें सामने से रोशनी दिखाई दी। कोई शख्स अपने हाथ में पेट्रोमैक्स उठाए आहिस्ता आहिस्ता चला आ रहा था। उन्होंने नजर उठाई तो सामने कोई 30-40 आदमी नजर आए। वो सब सफेद कपड़ों में थे। यूं लगता था जैसे सब कफन पहने हुए हैं और उनके कंधों पर एक जनाजा था। फिर उन लोगों ने मामू फुरकान के नजदीक आते ही उस जनाजे को रख दिया और वो सारे लोग जनाजे के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। पेट्रोमैक्स जमीन पर रख दिया गया। पेट्रोमैक्स की रोशनी उन कफन पोशों के दरमियान से गुजरती हुई मामू फुरकान तक पहुंच रही थी। मामू फुरकान का हाथ तस्बीहदानों से खेल रहा था और उनकी नजरें सामने थीं। उन्होंने देखा कि उनमें से कई लोग कब्र खोदने में लगे हुए हैं। कब्र बहुत तेजी से खोदी जा रही थी। कब्र के खोदने के बाद जनाजे को कब्र में उतार दिया गया। जनाजे को कब्र में उतारे जाने के साथ ही एक शोर उठा। ये बैन करने की आवाजें थीं। यूं लग रहा था जैसे बहुत सी औरतें एक साथ रो रही हों। रोने की आवाजों से मालूम हुआ कि वो कफनपोश मर्द न थे, सारी औरतें थीं। ये रोने की आवाजें इस कदर तेज थीं कि पास पड़ोस की आबादी तक पहुंच रही होंगी।
हो सकता है कि कब्रिस्तान का गोरकन भी उन आवाजों को सुनकर यहां तक पहुंच जाए। यकलख्त रोने की आवाजें बंद हो गईं। पेट्रोमैक्स भी बुझा दिया गया। अब उन कफन पोशों ने चलना शुरू किया। मामू फुरकान ने देखा कि वो उन्हीं की तरफ आ रहे थे। अब उन्होंने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया था। वो क्या बोल रहे थे ये समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल अब सारी आवाजें मर्दाना थीं। वो सारे कफनपोश लोग मामू फुरकान से कोई 10 फीट के फासले पर बैठ गए। 30-40 कफनपोश इस तरह आगे बैठे और खड़े हो गए जैसे अपना ग्रुप फोटो बनवा रहे हों। उन कफनपोशों के चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने लंबे लंबे घूंघट निकाले हुए थे। अब मामू फुरकान ने अपनी नजरें उन कफनपोशों से हटा ली और अपने चमकते चाकू पर गाड़ दी। वो अमल में मसरूफ थे। ये सामने कौन बैठा है? अचानक उनके पीछे से आवाज आई और ये आवाज भी उनके वालिद मरहूम की थी। ये अपना फुरकान है, इसे नहीं पहचानते? ये उनकी मरहूमा वालदा की आवाज थी। ये आवाज भी उनके अखब से आई थी। ये एक ऐसा नफ्सियाती हरबा था कि अगर वो उन आवाजों के फरीब में आकर पीछे मुड़कर देख लेते तो सारा खेल बिगड़ जाता। मामू फुरकान खामोशी से चाकू पर नजरें गाड़े अपना काम करते रहे। फुरकान, अरे वो फुरकान, उनकी वालदा की आवाज आ रही थी। बिल्कुल उनकी मां का सा लहजा था। अरे तू बोलता क्यों नहीं? क्या तू अपनी मां को नहीं पहचानता? इससे पूछो कि ये कब्रिस्तान में बैठा क्या कर रहा है। इस मर्तबा वालिद की आवाज आई। हां, ऐसी सख्त सर्दी में तू यहां क्या कर रहा है? वालदा ने बराह रास्त सवाल किया। ये जो कुछ भी कर रहा है सख्त बेवकूफी कर रहा है। इसे अपने अंजाम का पता नहीं, वालिद ने तंबीह की। क्यों? वालदा की घबराई हुई आवाज आई। क्या होने वाला है इसके साथ? मामू फुरकान ने अचानक हाथ बढ़ाकर चाकू अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर एक झटके से उस चाकू को जमीन से निकाल लिया। कुछ पढ़कर चाकू की नोक पर 3 बार फूंके मारी। फिर उसकी नोक से जमीन पर ज़र्ब का एक निशान बनाया और अपना हाथ फजा में बुलंद करके जोर से जमीन में गाड़ दिया। जमीन में चाकू के धंसते ही चारों तरफ से चीखों की आवाजें आने लगीं। फिर ये चीखें आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती गईं। अब वहां न कफन पोश रहे, न कोई खबर थी, न पेट्रोमैक्स की रोशनी। दूर तक चांदनी फैली हुई थी और सन्नाटे का राज था। आधे घंटे तक फिर सुकून रहा। मामू फुरकान इत्मीनान से अपने काम में मसरूफ रहे। 2:30 बजे के करीब उन्होंने छम छम की आवाज सुनी। यह आवाज दूर से आ रही थी, जैसे किसी औरत ने अपने पैरों में घुंघरू बांध रखे हों और वो कमर लचकाती हुई चली आ रही हो। घुंघरू आवाज के साथ किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज आई। फिर ये दोनों आवाजें नजदीक आ गईं। मामू फुरकान ने नजरें उठाई तो उन्होंने एक औरत को सामने पाया। उस औरत के साथ एक काला कुत्ता था। उसकी सुर्ख जबान 1 फुट बाहर निकली हुई थी और उसकी जिसामत किसी गधे से कम ना थी। उस कुत्ते के गले में एक जंजीर बंधी हुई थी। जंजीर का एक सिरा उस औरत के हाथ में था। उससे आजाद होने के लिए वो जोर लगा रहा था, लेकिन उस औरत ने उसकी जंजीर मजबूती से थाम रखी थी। कुत्ता खूंखार शेर की तरह गुर्रा रहा था। वो बार बार मामू फुरकान की तरफ झपटता था, लेकिन हर मर्तबा वो औरत उस कुत्ते को पीछे खींच ले जाती थी। जब वो 2-4 कदम पीछे हटी तो छन छन घुंघरू बज उठे। अगर उस खूंखार कुत्ते की किसी तरह जंजीर इस औरत के हाथ से छूट जाती तो वो सीधा मामू फुरकान पर छलांग लगाता और उन्हें 2-3 मिनट में चीर फाड़ कर रख देता। इतने ताकतवर कुत्ते को इस नाजुक औरत ने किस तरह काबू किया हुआ था, इस बात पर हैरत थी। कोई दूसरा खेल जारी था। वो कुत्ता गुर्राता हुआ मामू फुरकान की तरफ लपकता, फिर वो औरत उसे पीछे खींच ले जाती। कुत्ते की गुर्राहट और घुंघरुओं की छम छम, चांदनी रात और कब्रिस्तान का सन्नाटा, सब मिलकर एक खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। ये एक ऐसा मंजर था कि अगर कोई मामूली दिल गुर्दे का आदमी होता तो हिसार में बैठा बैठा खौफ से दम तोड़ देता। मामू फुरकान के जिस्म में 1-2 मरतबा खौफ की लहर आई थी, लेकिन उन्होंने पूरे इत्मीनान से अपने जहन से झटक दिया था। वो अपने काम में मुनहमिक थे और गिरदोपेश में जो हो रहा था उससे भी बेखबर ना थे। अब उस औरत ने अपने कुत्ते के साथ मामू फुरकान का तवाफ शुरू कर दिया था। कुत्ते की गुर्राहट और घुंघरुओं की छम छम अब उन्हें अपने चारों तरफ सुनाई दे रही थी। वो दोनों मामू फुरकान के इतने नजदीक से गुजर रहे थे कि वजीफा जारी रखने में दिक्कत पेश आ रही थी, और शायद यही उस औरत का मकसद था कि किसी तरह वजीफे में खलल पड़ जाए। वो औरत मामू फुरकान के वजीफे में तो खलल न डाल सकी, अलबत्ता खुद गायब हो गई। मामू फुरकान ने अचानक हाथ बढ़ाकर चाकू अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर एक झटके से उस चमकते चाकू को जमीन से निकाल लिया। कुछ पढ़कर उस चाकू की नोक पर 3 मरतबा फूंके मारी। फिर उस नोक से जमीन पर ज़र्ब का निशान बनाया
اور اپنے ہاتھ فضا میں بلند کر کے چاقو کو بہت زور سے زمین میں گاڑ دیا۔ چاقو کے زمین میں دھستے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے اس چاقو کا پھل اس عورت کے سینے میں اتر گیا۔ ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی۔ عورت کے ہاتھ سے اس کتے کی زنجیر چھوٹ گئی اور وہ کتا چھلانگے مارتا کہیں دور غائب ہو گیا۔ اب وہاں عورت بھی نہ تھی۔ پھر کافی دیر سکون رہا۔ ماموں فرقان نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب 4 بج رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اب کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوگا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ انہوں نے اپنے سامنے 2 لہیم شہیم آدمیوں کو بیٹھے دیکھا۔ وہ خوفناک صورتوں والے آدمی تھے۔ ان کے ہاتھ میں پھاوڑا اور کدالیں تھیں اور وہ اس طرح بیٹھے تھے کہ اسی کی قبر کھودنے کے منتظر ہوں۔ یہ جو بیٹھا ہے اس کی قبر کھودنی ہے؟ ان میں سے ایک ماموں فرقان کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ ہاں، اسی کی کھودنی ہے۔ دوسرے نے تائید کی۔ میرا خیال ہے کہ 6 فٹ لمبی قبر اس کے لیے ٹھیک رہے گی۔ یہ زیادہ سے زیادہ 4.5 فٹ کا ہوگا۔ ایک نے اپنا اندازہ پیش کیا۔ اگر یہ 4.5 فٹ کا ہے تو 6 فٹ کی قبر کھودنے کی کیا ضرورت ہے؟ 4.5 فٹ کی قبر ٹھیک رہے گی۔ ذرا اس کو دبا کر رکھیں گے۔ ہاں، اس کو دبا کر ہی رکھنا چاہیے۔ اس نے لوگوں کو کافی پریشان کر رکھا ہے۔ یہ کیا کسی کو پریشان کرے گا؟ ابھی خود ہی پریشان ہو جائے گا۔ ایک نے کہا۔ وہ کیسے؟ دوسرا بولا۔ وہ ایسے کہ ہم ابھی یہاں اس کی قبر کھودیں گے اور اسے اٹھا کر اس میں ڈال دیں گے۔ گھر والے اسے ڈھونڈتے ہی رہیں گے کہ کہاں کیا۔ چلو ٹھیک ہے، آؤ پھر اپنا کام شروع کریں۔ وقت کم ہے، صبح ہونے سے پہلے اس کا کام کر کے اجالے سے پہلے ہی ختم کرنا ہے۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ پھر ان دونوں دیوقامت آدمیوں نے پھاوڑا ڈالا اور کدال اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور زمین کھودنی شروع کر دی۔ وہ بہت تیزی سے مٹی کھود رہے تھے۔ یہ خوفناک باتیں سن کر ماموں فرقان کو ذرا بھی ڈر نہ لگا۔ وہ اپنے کام میں پوری دل جمعی سے رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وہ ان دونوں کی مکالمہ بازی پر دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے۔ ان دونوں کا ڈرامہ جاری تھا۔ وہ بڑی تیزی سے قبر کھودنے میں لگے ہوئے تھے۔ قبر کھودتے کھودتے وہ رک جاتے، ماموں فرقان کی طرف اپنی لال لال بھیانک آنکھوں سے گھورتے اور پھر کھدائی میں مصروف ہو جاتے، جیسے کہہ رہے ہوں، بچہ فکر نہ کر، ابھی تیرا کام کرتے ہیں۔ ماموں فرقان کچھ دیر تک اس ڈرامے کو برداشت کرتے رہے، لیکن آخر کب تک؟ انہوں نے پھر وہی عمل دہرایا۔ جیسے ہی چاقو زمین سے نکل کر زمین میں گاڑا تو اس کے ساتھ ہی وہ دونوں خبیث صورت گورکن ہوا ہو گئے۔ اب نہ وہاں کھدی ہوئی قبر رہی، نہ پھاوڑا اور کدال۔ فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ انہوں نے اپنے وظیفے کا 99% حصہ مکمل کر لیا تھا۔ وہ بہت خوش تھے۔ بس اب فجر کی نماز پڑھ کر وظیفے کا 1% حصہ مکمل کرنا باقی تھا۔ ہاتھی نکل گیا تھا، دم باقی رہ گئی تھی۔ قبرستان کی یہ بھیانک رات بخیر و خوبی گزر گئی تھی۔ اب خطرے کی بات نہ تھی۔ انہوں نے چاقو کو زمین سے نکال لیا اور کمبل جھاڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی کمر تختہ بن گئی تھی، ٹانگیں اکڑ گئی تھیں۔ پوری رات اس قدر سردی میں آلتی پالتی مار کر بیٹھنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایک نشست کے ساتھ قبرستان کی بلاؤں کا مقابلہ، ہڈیوں میں اتر جانے والے خوف سے نبرد آزما ہونا، مستقل عمل کیے جانے والے جان جوکھوں کا کام تھا۔ ماموں فرقان نے اس جان جوکھوں کے کام کو مکمل کر لیا تھا۔ یہ ساری تکلیفیں انہوں نے اس معصوم لڑکی کے لیے اٹھائی تھیں جس کا زمانہ دشمن ہو گیا تھا۔ زمانے سے بڑا دشمن تو وہ جن تھا جو اس پر عاشق ہو گیا تھا اور اس لڑکی کو دن بدن تباہی کے دہانے کی طرف لے جا رہا تھا۔ ماموں فرقان نے کھڑے ہو کر اپنی ٹانگوں اور کمر کو سیدھا کیا اور پھر چاقو کو ریوالور کی طرح تانے تیز تیز چلنے لگے۔ وہ خیریت سے قبرستان کی حدود سے نکل آئے۔ قبرستان سے نکلنے کے بعد انہوں نے چاقو بند کر کے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا اور تسبیح بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں لے لی۔ مسجد سامنے تھی۔ مسجد کی حدود میں قدم رکھا تو مؤذن نے اللہ کے بڑے ہونے کا اعلان کیا۔ ماموں فرقان پہلے مسجد کی بیت الخلا میں گئے۔ وہاں سے نکلے تو وضو کرنے بیٹھ گئے۔ وضو کرنے کی جگہ پر اندھیرا تھا۔ ایک کمزور سا بلب کافی دور جل رہا تھا۔ ماموں فرقان نے وضو کے لیے نلکا کھولا تو اس میں سے پانی نہ نکلا۔ محلے کا ایک لڑکا ماموں فرقان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً ہی لوٹے میں پانی لیے ان کی طرف دوڑا اور بہت ادب سے بولا، ماموں ٹنکی میں پانی نہیں ہے، میں ادھر بالٹی میں رکھا ہوا پانی لوٹے میں بھر لایا ہوں، آئیے میں آپ کو وضو کرا دوں۔ ارے رضوان تم ہو؟ ارے شکریہ بیٹا، لاؤ لوٹا مجھے دو، میں خود کر لیتا ہوں وضو۔ ماموں فرقان نے کہا، نہیں ماموں میں کراؤں گا آپ کو وضو۔
رضوان نے بڑی محبت سے کہا۔ ماموں فرقان نے اس کی محبت کے آگے ہاتھ پھیلا دیے۔ رضوان ان کے ہاتھ پر پانی ڈالنے لگا۔ وہ اس طرح کھڑا ہوا تھا کہ رہی صحیح روشنی بھی رک گئی۔ خیر، ماموں فرقان کو روشنی کا کیا کرنا تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا، اس لڑکے کا شکر ادا کیا اور کمبل سے اپنا منہ سکھاتے ہوئے صف پر کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھ کر وہ اپنا وظیفہ مکمل کرنے بیٹھ گئے۔ جب وہ مسجد سے باہر آئے تو دن کا اجالا پھیل چکا تھا۔ وہ اپنا وظیفہ مکمل ہونے پر بہت خوش تھے۔ وہ تیزی سے گھر کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد گھر پہنچ کر سب سے پہلے دادا غفور کو ٹیلی فون کر کے ان کو یہ خوشخبری سنائے۔ اس کے بعد گلشن فون کر کے بابر کو بھی یہ خوشخبری سنائے کہ اب نیلم کو بہت جلد اس عذاب سے نجات مل جائے گی۔ ماموں فرقان گھر پہنچے تو پہلے ہی دستک پر گھر کا دروازہ کھل گیا۔ مومانی ریحانہ ماموں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے تہے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کام ہو گیا؟ مومانی ریحانہ نے پوچھا۔ ہاں جی، ماموں فرقان خوش ہو کر بولے۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ مومانی ریحانہ رات کی رودات سننے کے لیے بے چین تھی۔ بیگم کچھ نہ پوچھو کہ رات کیسی گزری۔ اگر تم میرے ساتھ ہوتی تو پہلے ہی حملے میں بے دم ہو جاتی۔ کیا ہوا آخر؟ کچھ سناؤ تو، مومانی ریحانہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ابھی سناؤں گا، پہلے ذرا دادا غفور سے بات کر لوں۔ دادا غفور سے بعد میں بات کرنا، پہلے اکبر سے بات کر لو، وہ بہت بے چین ہو رہا ہے، اس کا 2 مرتبہ فون بھی آ چکا ہے۔ اچھا، ماموں فرقان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں پہلے دادا غفور سے بات کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ دادا غفور کے گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ ماموں فرقان دادا غفور کو فون کر رہے تھے تو ادھر اکبر ماموں فرقان کے گھر کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ نیلم اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ وہ اکبر کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ایسے نہ دیکھا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اکبر نے نمبر گھماتے ہوئے ہنس کر کہا۔ بس اتنی دیر میں نیلم کی رنگت بدل گئی، اس کی آنکھیں پھٹ گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، تیور چڑھ گئے، اس کی آواز بدل گئی۔ وہ مردانہ آواز میں بولی، اکبر یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس روپ میں اکبر نے اسے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کی سٹی گم ہو گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور بڑی آہستگی سے بولا، وہ جی، میں ماموں فرقان سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ماموں فرقان کے چمچے، نیلم نے بڑے غصے سے کہا۔ اس سے بعد میں بات کرنا، پہلے ہم سے کر۔ جی آپ فرمائیں، اکبر کھکیا کر بولا۔ تو کیا سمجھتا ہے تیرا ماموں فرقان ہمارا کچھ بگاڑ لے گا؟ وہ بے وقوف ہے، وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے خواہ قبرستان میں اپنی رات کالی کی۔ وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ ہمیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ البتہ ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اسے ایسی سزا دیں گے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ اب ہم جا رہے ہیں، اسے ہمارا پیغام پہنچا دینا۔ نیلم نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو وہ نارمل ہو چکی تھی۔ اکبر اسے ہکا بکا دیکھ رہا تھا، اس کے جسم میں خوف کی وجہ سے لرزہ طاری تھا۔ نیلم نے اکبر کو اس قدر حیران و پریشان دیکھا تو وہ خود بھی پریشان ہو گئی، گھبرا کر بولی، کیا ہوا؟ آپ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ ماموں کو ٹیلی فون کر رہے تھے، ٹیلی فون کرتے کرتے یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، ماموں کا نمبر انگیج ہے، ابھی دوبارہ کرتا ہوں۔ اکبر نے بڑی معصومیت سے کہا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اسے کچھ نہیں ہوا، تمہیں ضرور کچھ ہو گیا تھا۔ چند لمحوں میں تمہاری رنگت بدل گئی تھی، صورت کچھ سے کچھ ہو گئی تھی، آواز بدل گئی تھی۔ اکبر نے ماموں فرقان کا نمبر ملایا۔ اس اثنا میں وہ دادا غفور سے بات کر چکے تھے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ اکبر کا فون ہے، لہٰذا انہوں نے ریسیور اٹھاتے ہی ہیلو نہیں کہا، بلکہ یوں بولے، جی اکبر صاحب۔ اکبر اپنا نام سن کر حیران رہ گیا۔ وہ بولا، ماموں آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ میرا فون ہے؟ بس ایک اندھیرے میں تیر چلایا تھا، یوں سمجھو کہ تکا لگ گیا۔ ماموں فرقان نے ہنس کر کہا۔ ماموں خیریت تو رہی؟ کام ہو گیا؟ اکبر اصل مقصد پر آیا۔ ہاں بالکل کام ہو گیا، میں نے ابھی دادا غفور سے بات کر لی ہے، آئندہ کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیا ہے۔ دیکھو مجھے اس وقت نیند آ رہی ہے، 1 گھنٹے سو لوں، پھر دکان کا ایک چکر لگا کر تمہارے گھر آتا ہوں۔ نیلم تو ٹھیک ہے نا؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ جی نیلم ٹھیک ہے، اس وقت میرے سامنے ہی بیٹھی ہے، اکبر نے بتایا۔
अकबर, तुम कुछ परेशान मालूम हो रहे हो। तुम्हारी आवाज से ऐसा महसूस हो रहा है। क्या मेरा अंदाजा गलत है? नहीं मामू, आप ठीक हैं, आपका अंदाजा सही है। मामू, अभी अभी वो धमकी देकर क्या है? अकबर ने उलझे हुए लहजे में कहा। कौन? मामू फुरकान ने पूछा। फिर फौरन ही समझ गए। अच्छा, वो क्या वो जाहिर हुआ था? जी मामू, अकबर ने बताया। फिर बोला, मामू आप 1 मिनट होल्ड करें। अच्छा, मामू फुरकान ने कहा। फिर उन्होंने सुना कि अकबर नीलम से कह रहा था, नीलम तुम अम्मी के कमरे में चलो, मैं मामू से बात करके आता हूं, और देखो जरा दरवाजा बंद कर जाना। फिर मामू फुरकान ने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी तो वो बोले, अकबर खैरियत तो है? मामू, अभी कुछ देर पहले मैं आपको फोन करने की कोशिश कर रहा था कि नीलम की अचानक आवाज बदली और वो मर्दाना आवाज में बोलने लगी। फिर नीलम ने जो जो कुछ कहा था वो मनोवन अकबर ने मामू फुरकान के गोश गुजार कर दिया। तो उसको पता चल गया कि मैं रात कब्रिस्तान में था, मामू फुरकान ने सोचते हुए कहा। न सिर्फ उसे पता चल गया है बल्कि उसने ना भूलने वाली सजा देने की धमकी भी दी है। मैं देख लूंगा उसे, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी दोपहर तक पहुंचता हूं तुम्हारी तरफ। जी बेहतर मामू, आप आइए, अकबर ने कहा और रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। मामू फुरकान ने दोपहर को गुलशन जाना था, लेकिन वो वहां ना जा सके, उसके बजाय अस्पताल पहुंच गए। वो पूरी रात के जागे हुए थे, फिर बैठे रहने की वजह से उनके जिस्म का अंग अंग दुख चुका था। शदीद थकन थी, शदीद नींद थी। उन्होंने जल्दी जल्दी उल्टा सीधा नाश्ता किया और अपने कमरे में जाकर लिहाफ ओढ़कर सो गए। सोने से पहले उन्होंने मुमानी रुहाना को ताकीद की कि वो उन्हें 2 घंटे के बाद उठा दें, कहीं वो शाम तक सोते ही ना रह जाएं। 2-2.5 घंटे के बाद जब मुमानी रेहाना ने उन्हें उठाने के लिए उनके चेहरे से लिहाफ उठाया तो वो कांप कर 2 कदम पीछे हट गईं। ये मामू फुरकान का चेहरा ही ना था, उनके पूरे जिस्म पर जगह जगह सफेद दाग पड़े हुए थे। मुमानी रेहाना ने उन्हें घबरा कर झंझोड़ा। अरे अरे उठिए! मामू फुरकान ने फौरन आंखें खोल दी। मुमानी का परेशान चेहरा देखकर बोले, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, अपने चेहरे को देखिए, ये आपको क्या हुआ? वो घबरा कर बोली। मुमानी रेहाना ने उन्हें आईना ला कर दिया। इतनी देर में वो अपना चेहरा टटोल चुके थे। आईना जो देखा तो उन पर लर्जा तारी हो गया। ये उनके चेहरे को क्या हुआ? ये तो सफेद सफेद बर्स के से दाग थे। फिर ये दाग उनके चेहरे पर ही ना थे बल्कि हाथों पैरों पर भी थे। और ये सिर्फ महज सफेद दाग ही ना थे बल्कि ये बड़े बड़े जख्म थे जिनमें पीप भरी हुई थी। मामू फुरकान फौरन उठकर अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में दाखिल कर लिया क्योंकि वो जख्म बहुत तेजी से फैल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता पूरा जिस्म उन दागों की लपेट में आता जा रहा था। उन दागों में सख्त खारिश हो रही थी। वो जैसे ही किसी दाग को खुजाते तो फौरन मवाद फट पड़ता और जहां जहां मवाद गिरता वहां एक नया दाग पैदा हो जाता। अकबर और बाबर को जैसे ही मामू फुरकान के अस्पताल में दाखिल होने का मालूम हुआ वो फौरन भागे भागे अस्पताल पहुंचे। मुमानी रेहाना ने जो कुछ बताया था उससे कहीं ज्यादा मामू फुरकान की हालत खराब थी। जूं जूं इलाज हो रहा था उनकी हालत मजीद खराब होती जा रही थी। डॉक्टर उसको खतरनाक किस्म की एलर्जी समझकर उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन वो एलर्जी ना थी। वो दाग जिनमें मवाद भरा था अब जिस्म के चप्पे चप्पे पर फैल गए थे। पेट, कमर, बाजू, टांगे, हत्ता के सर में भी। कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा बचा ना था जहां मवाद से भरे ये जख्म मौजूद ना हो। उन जख्मों में शदीद किस्म की खारिश थी। मामू फुरकान की हालत गैर होती जा रही थी। डॉक्टरों के दिमाग चकराए हुए थे। सारी दवाएं उल्टा असर दिखा रही थीं। मामू फुरकान का एक बेटा था, इरफान। वो हैदराबाद में रहता था। वहां के एक बैंक का मैनेजर था। वो महीने की हर आखिरी जुमेरात को कराची आता था। शादीशुदा था। उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और लड़की। मामू फुरकान का बस एक ही लड़का था। दूसरी बेटी थी शमसा, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। इरफान और शमसा के दरमियान 8 साल का फर्क था। इरफान उस जुमेरात को घर आया तो घर आकर उसे मालूम हुआ कि अब्बा जी अस्पताल में दाखिल हैं। मुमानी रेहाना ने अपने बेटे को सारे हालात से रोशनास किया। उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हारे अब्बा ने कल की रात कब्रिस्तान में गुजारी थी। इरफान के पास गाड़ी मौजूद थी। वो फौरन अस्पताल पहुंचा। कमरे में दाखिल हुआ तो उसे शदीद बदबू का भपका आया। उसने फौरन अपनी जेब से रुमाल निकालकर नाक पर रख लिया। कमरे में बाबर और अकबर भी मौजूद थे, लेकिन उनकी नाकों पर रुमाल ना थे। बदबू बहरहाल उन्हें भी महसूस हो रही थी, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे थे।
عرفان کو اندازہ نہ تھا کہ یہ کیسی بدبو ہے۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ یہ بدبو ماموں فرقان کے جسم پر پڑے ہوئے زخموں سے آ رہی ہے تو اس نے ناک سے رومال ہٹا لیا۔ ماموں فرقان کی حالت ایک دن میں انتہائی خراب ہو گئی تھی۔ سارے ٹیسٹ لیے جا چکے تھے لیکن بیماری کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ داغ کیسے تھے، کیوں پڑ رہے تھے، کیوں پھیل رہے تھے؟ ماموں فرقان چند گھنٹوں میں شدید نوعیت کے کوڑ کے مریض نظر آنے لگے تھے۔ وہ بڑے حوصلے والے آدمی تھے، وہ بڑے حوصلے سے کام لے رہے تھے۔ عرفان ہسپتال میں داخل ہوا تو انہوں نے اس کا مسکرا کر استقبال کیا۔ آؤ بیٹے۔ ابا جی یہ سب کیا ہے؟ پتہ نہیں بیٹا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم ایک کام کرو، ماموں فرقان نے کہا۔ جی ابا جی فرمائیں۔ تم گاڑی لائے ہو؟ جی ہاں میرے پاس ہے۔ ماموں آپ بتائیں کیا کام ہے؟ میری گاڑی باہر کھڑی ہے، بابر نے فوراً کہا۔ نہیں، عرفان اپنی گاڑی میں چلا جائے گا۔ کہاں بھیجنا ہے بتائیں آپ۔ بیٹا تم نے دادا غفور کا گھر تو دیکھا ہے؟ جی ابا جی دیکھا ہے۔ تم ایسا کرو کہ اکبر کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور دادا غفور کے گھر چلے جاؤ۔ ان سے کہنا کہ میں نے ہسپتال بلایا ہے، میرے بارے میں ساری تفصیل بتا دینا۔ جی بہتر ابا جی، میں اکبر کو لے کر چلتا ہوں، عرفان نے سعادت مندی سے کہا۔ پھر وہ دونوں تیزی سے ہسپتال کے کمرے سے نکل گئے۔ کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد واپس آئے۔ ان کے ساتھ دادا غفور بھی تھے۔ دادا غفور ماموں فرقان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ممانی ریحانہ نے اگرچہ دوپہر کو انہیں ٹیلی فون پر ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن انہیں یہ اندازہ نہ تھا کہ ماموں فرقان کی حالت کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ ایسی بری حالت ہو جائے گی۔ انہوں نے کمرے میں داخل ہو کر رسمی طور پر 2-4 باتیں کیں، پھر سب لوگوں سے کمرہ خالی کرنے کو کہا۔ دادا غفور کا حکم سن کر بابر، اکبر اور عرفان کمرے سے باہر چلے آئے۔ ہاں فرقان، اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ صبح تو تم بہت خوش تھے۔ دادا غفور میں کیا بتاؤں، مجھے کچھ نہیں معلوم یہ سب کیا ہے۔ ریحانہ نے مجھے اٹھایا تو میرے جسم پر داغ پیدا ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ دادا غفور نے پوچھا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ وہ اسے اب تک شدید قسم کی الرجی سمجھ رہے تھے، لیکن اب وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں۔ مجھے ذرا قبرستان کا حال تفصیل سے سناؤ، دادا غفور نے کہا۔ ماموں فرقان نے قبرستان میں جو بیتی تھی وہ جلدی جلدی تمام جزیات کے ساتھ کہہ سنائی۔ پھر انہوں نے مسجد جانے اور وضو کرنے کا ذکر کیا تو دادا غفور کو جیسے ڈنگ سا لگا۔ او میرے اللہ! دادا غفور نے انتہائی فکر مند ہو کر کہا۔ تمہیں وضو کرانے والا لڑکا کون تھا؟ وہ رضوان تھا، دادا غفور میرے گھر کے نزدیک ہی رہتا ہے، ماموں فرقان نے بتایا۔ تمہارا خیال ہے کہ وہ رضوان ہی تھا، تمہارا پڑوسی؟ دادا غفور نے تصدیق چاہی۔ ہاں ہاں بالکل، ماموں فرقان نے وثوق سے کہا۔ بہت اچھا لڑکا ہے، بڑا سعادت مند۔ اب میری سمجھ میں ساری بات آ گئی ہے، دادا غفور سوچتے ہوئے بولے۔ وہ کیا دادا؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ فرقان تم سے بڑی بھول ہو گئی ہے، دادا غفور نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ دادا غفور آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ماموں فرقان پریشان ہو کر بولے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی دادا غفور کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ نیلم غصے میں بھری ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ نیلم عجیب انداز سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ لوہے کی طرح تپا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں انگارے بھرے ہوئے تھے، ہونٹ نفرت سے سکڑے ہوئے تھے۔ وہ کچھ اس طرح کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ چند لمحوں کے لیے دادا غفور کی آنکھیں جھک گئی تھیں۔ اس کے گلے میں دوپٹہ نام کی کوئی چیز نہ تھی، سردی کے باوجود بدن پر سویٹر نہ تھا، پیروں میں چپل یا سینڈل نہ تھے۔ وہ اس حالت میں گھر سے اسپتال پہنچ گئی تھی۔ غفور، تو اسے کیا بتانا چاہ رہا تھا؟ اب میرے سامنے بتا، میں بھی تو سنوں، نیلم نے مردانہ آواز میں کہا، لہجے میں شدید غصہ ٹپک رہا تھا۔ وہ ہماری آپس کی بات تھی، دادا غفور نے بڑے اطمینان سے کہا۔ آپ بتائیے، آپ کا کیسے آنا ہوا اس وقت ہسپتال میں؟ تم لوگ جو کھیل کھیل رہے ہو اس کا انجام دیکھ لیا، اور یہ ابھی کچھ نہیں ہے۔ آگے آگے دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے۔ تم نے سید پور کے جن سے ٹکر لی ہے، اب دیکھو بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ اس فرقان کا تو میں وہ حشر کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا، اور بڈھے چھوڑوں گا میں تجھے بھی نہیں۔ یہ تیرے اشاروں پر ناچ رہا ہے،
मैं अच्छी तरह जानता हूं, नीलम गुस्से में बोले जा रही थी। बात की एक हद होती है। मैंने तुम दोनों को बहुत तरह देने की कोशिश की। मेरा ख्याल था कि ज़बानी तंबीहों से संभल जाओगे, मेरे रास्ते से हट जाओगे, लेकिन तुम लोगों ने शायद मुझे पानी का बुलबुला समझ लिया है। तुम लोग फूंक मारोगे और मैं हवा में तहलील हो जाऊंगा। मैं तुम लोगों के बस का नहीं हूं। मैं तुम लोगों के काबू में आने वाली चीज नहीं हूं। रास्ते से हट जाओ, वरना वो तबाही फैलेगी कि दुनिया देखेगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जवाब देंगे? दादा गफूर ने उसकी खौफनाक धमकी को नजरअंदाज करते हुए पूछा। हाँ कहो। नीलम के लहजे में वही करख्तगी थी। चले, हम लोग तो आपके पीछे पड़े हैं, इसलिए आप हमें नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। लेकिन इस लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है कि इस हालत में आप इसे खींचे फिर रहे हैं? हम इस पर आशिक हैं, इसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे। वाज़े और दो टोक जवाब मिला। आपके इरादे क्या हैं? पूछा गया। तू हमारे इरादे क्या पूछता है? कब्र में पैर लटकाए बैठा है। तू अपना इरादा बता। हमारे इरादे तो आपके सामने हैं। वो तो फुरकान से जरा सी चूक हो गई, वरना उड़ गए थे आप। मर गए हमें उड़ाने वाले। नीलम ने यह कहकर क़हक़हा लगाया और दादा गफूर को घूर कर देखा। वजीफा मुकम्मल होने को था, बस फुरकान से जरा बद एहतियाती हो गई। वो अमल के मुकम्मल होने की खुशी में आपको पहचान ना सका। उसने अपना पड़ोस का लड़का समझकर वजू कर लिया। इसे क्या मालूम था कि कैसे पानी से वजू कर रहा है। दादा गफूर ने बताया। इसलिए बार बार समझा रहा हूं कि हमसे टक्कर मत लो। नीलम ने खुश्क लहजे में कहा। टक्कर तो हमने आपसे ले ली है, अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है। इन छोटे मोटे हरबों से हम डरने वाले नहीं हैं। दादा गफूर ने नीलम की आंखों में आंखें डालकर कहा। मुझे मालूम था कि तुम लोग बाज आने वालों में से नहीं हो। खैर, कोई बात नहीं, अब नताइज के जिम्मेदार तुम हो गए। मैं चलता हूं। यह कहकर नीलम मुड़ी और दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकल गई। दादा गफूर उसके पीछे दरवाजे तक आए। उन्होंने दरवाजे से निकलकर देखा, नीलम का लंबी राहदारी में दूर तक पता न था। वो दरवाजे से बाहर निकलते ही गायब हो गई थी। दादा गफूर दरवाजा बंद करके वापस पलटे। उनके होंठों पर मुस्कुराहट थी। जवाब में मामू फुरकान ने भी मुस्कुराने की कोशिश की। दादा गफूर मामू फुरकान के करीब आकर बैठ गए और बोले, देख ली तुमने इसकी चालाकी। तुम्हें उसने ऐसी जगह गिरफ्त में लिया कि तुम खुशी के नशे में इसे पहचान भी ना सके। हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ गया। मुझसे वाकई भूल हो गई। अगर मैं जरा सा गौर कर लेता तो उसे पहचानना कोई मुश्किल काम ना था। मामू फुरकान ने अफसुर्दा लहजे में कहा। खैर, अफसुर्दा होने की जरूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया। मैं इनकी धमकियों से बिल्कुल खौफजदा नहीं हूं। क्या तुम हो? दादा गफूर ने मुस्कुराकर पूछा। दादा गफूर, आप जानते हैं कि मैंने तो डरना सीखा ही नहीं। मैं अपनी धुन का पक्का हूं। बस जरा ठीक हो जाऊं, फिर करता हूं इसके खिलाफ कार्रवाई। फुरकान, तुम ऐसा करो कि अस्पताल छोड़ दो। दादा गफूर ने कुछ सोचते हुए कहा। क्यों दादा? मामू फुरकान ने पूछा। दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता है। तुम्हारा मरज ऐसा है कि कोई दवा कारगर नहीं हो सकती। तुम्हें रूहानी इलाज की जरूरत है। तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। दादा गफूर ने मामू फुरकान के सर पर हाथ रखकर कहा। परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। फिर दादा गफूर कमरे से बाहर निकले। बाहर से बाबर, अकबर और इरफान को बुलाकर लाए। वो लोग लॉन में बैठे हुए गप लगा रहे थे। दादा गफूर को देखकर फौरन खड़े हो गए। जब वो लोग करीब आ गए तो दादा गफूर ने बाबर से मुखातिब होकर कहा। बाबर, वो आई थी। कौन मामू? बाबर की तेवरी पर बल पड़ गया। नीलम और कौन? दादा गफूर ने कहा। यहां अस्पताल में? कहां है वो? किसके साथ आई थी? वो बिल्कुल तन्हा थी, इस हालत में कि ना उसके गले में दुपट्टा था और ना पांव में चप्पल। दादा गफूर ने बताया। और आई नहीं, लाई गई थी। कौन लाया था उसे? इस मर्तबा अकबर ने पूछा। वो जो खुद को सैयदपुर का कहता है और अपने आप को जबरदस्त गर्दानता है। दादा गफूर ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा।
अकबर ने कमरे में चारों तरफ देखा। उसे नीलम कहीं नजर न आई। उसने पूछा, दादा कहाँ है? जो लाया था उसे अपने साथ ले गया, दादा गफूर ने बताया। वो हम लोगों को बहुत धमकियां देकर गया है, मामू फुरकान बोले। फिर दादा गफूर ने बाबर, अकबर और इरफान को नीलम के आने की पूरी रुदात सुना दी। सारे के सारे सन्नाटे में आ गए। इरफान, दादा गफूर ने कुछ देर के बाद सन्नाटा तोड़ा। जी दादा, इरफान ने बड़ी फर्माबरदारी से कहा। तुम्हारे बाप को अस्पताल से शिफ्ट करना है, दादा गफूर बोले। कहाँ दादा? इरफान ने पूछा। मेरे घर, दादा गफूर ने बताया। जी ठीक है। लेकिन क्यों दादा? मामू फुरकान की हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें घर ले जाया जाए। इनका डॉक्टरों के सामने रहना बहुत जरूरी है, बाबर ने मुदाखलत की। यह केस डॉक्टरों के बस का नहीं है बाबर, दादा गफूर ने बड़े वसूख से कहा। फिर किसके बस का है? बाबर ने पूछा। ये मेरे बस का है, इसे मैं ठीक करूंगा, ये जल्द ठीक हो जाएगा। ठीक है दादा, जैसी आपकी मर्जी। अकबर और इरफान तुम दोनों मामू को दादा के घर छोड़ आओ। मामू फुरकान को दादा गफूर के हाथ छोड़कर जब अकबर अपने घर लौटा तो रात अपनी जुल्फ खोल चुकी थी। उसने गेट पर गाड़ी रोककर मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया। थोड़ी देर बाद गेट खुलने की आवाज आई। फिर किसी ने गेट खोल दिया। हेडलाइट्स की रोशनी में अकबर ने देखा कि नीलम सामने खड़ी है। वो काली शाल ओढ़े हुए थी। उसकी काली शाल में उसका सफेद चेहरा चकमगा रहा था। अकबर उसके चेहरे के हुस्न में खोकर रह गया। वो गाड़ी अंदर लाना भी भूल गया। तब नीलम ने हैरत से कहा, क्या हुआ? गाड़ी अंदर लाइए ना। हाँ, जैसे होश में आ गया। फिर थोड़ी सी गाड़ी अंदर लाकर उसने नीलम के पास रोकी। नीलम गेट बंद करने के इंतजार में खड़ी थी, लेकिन गाड़ी अभी पूरी अंदर ना आई थी। वो गेट बंद नहीं कर सकती थी। क्या हुआ? यहां क्यों रुक गए? गाड़ी आगे बढ़ाइए ना, नीलम ने हंसकर कहा। गाड़ी तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, अकबर ने अजीब अंदाज में कहा। कहां आगे बढ़ी है? गाड़ी तो गेट में अटकी हुई है, नीलम ने मुस्कुराकर कहा। तब अकबर ने उसका चेहरा गौर से देखते हुए गाड़ी आगे बढ़ाई। नीलम ने गेट बंद किया। वो वापस आई तो अकबर उसका मुंतजिर था। नीलम, तुम 2 घंटे पहले क्या घर से निकली थी? अकबर ने पूछा। नहीं तो, आप घर से निकलने की बात कर रहे हैं? मैं तो अपने कमरे से नहीं निकली, नीलम ने सादगी से जवाब दिया। तुम्हें इस बात का पक्का यकीन है कि तुम घर से बाहर नहीं निकली? अकबर ने पूछा। अकबर, आपको क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हैं? नीलम ने हैरत ज़दा होकर कहा। उसके लहजे की सच्चाई बता रही थी कि वो झूठ नहीं बोल रही है। अकबर ने फिर कुछ ना कहा, खामोशी से घर में दाखिल हो गया। फिर उसने फर्दन फर्दन राशिदा और सावरा से पूछा। उन्होंने भी न सिर्फ नीलम के बाहर जाने की तरदीद की, बल्कि हैरत का इजहार किया। अकबर चकरा कर रह गया। उसकी समझ में ना आया कि जब नीलम घर से निकली ही नहीं तो फिर अस्पताल पहुंचने वाली नीलम कौन थी। यही क्या, अब तक होने वाली बातों में कोई ऐसी बात न थी जो समझ में आ जाती। घर में पेश आने वाले वाकयात अकल से बालातर थे। कोई बात अकल में नहीं आ रही थी। दादा गफूर मामू फुरकान को अस्पताल से निकालकर अपने घर ले गए थे। लोग मरीजों को घर से अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन वो मरीज को अस्पताल से घर ले गए थे। घर ले जाकर उन्होंने मामू फुरकान को अपने कमरे में रखा। मामू फुरकान के जिस्म से इतनी बू आ रही थी कि पास खड़ा होना मुश्किल था। खुद फुरकान मामू अपने जिस्म की बदबू से सख्त परेशान थे, लेकिन दादा गफूर ने उस बू की जरा भी परवाह न की। वो बड़े आराम से उनके पास बैठे थे। उन्होंने कहीं से नीम के पत्ते मंगवाए थे। नीम के पत्ते आ गए तो उन्होंने उन पत्तों को पानी में उबलवाया। फिर उस उबले हुए पानी को छान कर एक जग में भरवा लिया। अब ये शीशे का जग उनके सामने रखा था और वो अपनी चौकी पर जमे 1000 दानों वाली तस्बीह पढ़ रहे थे। 1 घंटे तक वो बड़े इनेमाक से पढ़ते रहे। पढ़ने के दौरान वो गाहे बगाहे नजर उठाकर मामू फुरकान की तरफ भी देख लेते थे। दोनों की नजरें मिलती तो दादा गफूर मुस्कुरा उठते। मुस्कुराते देखकर मामू फुरकान को जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता। वो अपने जिस्म से उठती बदबू से सख्त खाइफ हो रहे थे। दादा गफूर ने तस्बीह फेरने के बाद पानी से भरा जग अपने सामने रखा। फिर उसमें फूंके मारी। उस पड़े हुए पानी से उन्होंने आधा गिलास भरा और मामू फुरकान की तरफ बढ़ाते हुए बोले, लो फुरकान, ये पानी पी लो। मामू फुरकान के हाथ पर कई दाग पड़े हुए थे।
ان سے پانی رس رہا تھا۔ ماموں فرقان نے پہلے گلاس لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پھر کچھ سوچ کر رک گئے اور بولے، دادا گلاس خراب ہو جائے گا، آپ مجھے خود ہی پلا دیں۔ لاؤ میں خود ہی پلا دیتا ہوں، ذرا اپنی گردن اونچی کر لو، دادا غفور نے بڑی محبت سے کہا۔ ماموں فرقان نے اپنی گردن اٹھا کر وہ آدھا گلاس پڑا ہوا پانی غٹاغٹ پی لیا۔ پانی پی کر انہیں بڑا سکون ملا۔ ان داغوں میں جو شدید قسم کی خارش ہو رہی تھی وہ فوراً بند ہو گئی۔ پھر دادا غفور نے ان کے نہانے کے لیے پانی گرم کروایا۔ اس گرم پانی میں انہوں نے جگ سے ایک گلاس پانی نکال کر اس میں ملا دیا اور فرقان ماموں کو ہدایت کی، جاؤ فرقان نہاؤ۔ دادا غفور نے اپنے کپڑے غسل خانے میں لٹکا دیے۔ دونوں کے جسم تقریباً ایک ہی جیسے تھے۔ ماموں فرقان اس گرم پانی سے خوب اچھی طرح نہائے۔ دادا غفور نے صابن لگانے سے منع کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے جسم پر صابن نہ لگایا۔ نہاتے ہی ان کے جسم میں تازگی سی آ گئی۔ انہوں نے اپنے جسم کو ایک تولیے سے بہت احتیاط سے خشک کیا اور دادا غفور کے کپڑے پہن کر باہر آ گئے۔ انہوں نے اپنے کپڑوں کو وہیں چھوڑ دیا تھا۔ دادا غفور نے غسل خانے میں جا کر ماموں فرقان کے کپڑوں کو زمین پر رکھا اور دیا سلائی دکھا دی۔ کپڑے خشک تھے لیکن پھر بھی ان کپڑوں نے آگ نہ پکڑی۔ تھوڑے جلتے پھر بجھ جاتے، آگ کی جگہ دھواں رہ جاتا۔ کوشش کے باوجود ان کپڑوں نے آگ نہ پکڑی، مہک سلگ رہے تھے۔ دادا غفور نے اندر سے مٹی کا تیل منگوا کر ان کپڑوں پر چھڑک دیا اور پھر دیا سلائی دکھا دی۔ ماموں فرقان کے کپڑے جل اٹھے۔ دادا غفور نے انہیں اچھی طرح ہلا جلا کر جلا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہاں جلے ہوئے کپڑوں کی راکھ رہ گئی۔ دادا غفور نے ان جلے ہوئے کپڑوں کی راکھ کو سمیٹا، پھر ایک پلاسٹک کی تھیلی میں بھر لیا اور ماموں فرقان سے یہ کہہ کر کہ میں ابھی آتا ہوں باہر نکل گئے۔ جلے ہوئے کپڑوں کی راکھ کی تھیلی انہوں نے گندے نالے میں پھینکی اور پھر وہ اپنے فلیٹ میں واپس آ گئے۔ دادا غفور کمرے میں آئے تو انہوں نے ماموں فرقان کو بیڈ پر بیٹھا ہوا پایا۔ ماموں فرقان کے جسم میں ٹھنڈک پڑ گئی تھی اور رستے ہوئے زخم ایک دم خشک ہو گئے تھے۔ اب ان زخموں سے بو نہیں آ رہی تھی۔ ماموں فرقان کے چہرے پر تازگی تھی۔ ہاں بھائی فرقان، اب بولو کیا حال ہے؟ دادا غفور نے خوش مزاجی سے کہا۔ دادا غفور آپ نے تو کمال کر دیا، مجھ کوڑی کو 2 گھنٹوں میں اچھا کر دیا۔ اچھا؟ دادا غفور خوش ہو کر بولے، بس تم وقفے وقفے سے جگ کا پانی پیتے رہو، تمہارے جسم پر جو یہ داغ نظر آ رہے ہیں وہ جاتے رہیں گے۔ دادا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ مجھے بتائیں، ماموں فرقان نے پوچھا۔ ہاں بتا دوں گا، پہلے تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ پھر بتا دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹال رہے ہیں، مجھے بتانا نہیں چاہتے؟ ماموں فرقان نے کہا۔ ارے نہیں فرقان، ایسی کیا بات ہے، تم سے بھلا کیا چھپاؤں گا؟ دادا غفور بولے۔ پھر بتائیں نا، ماموں فرقان نے ضد کی۔ ارے بھائی اتنے بے صبرے نہ بنو، تمہارے یہاں سے جانے سے پہلے تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ پھر ماموں فرقان نے زیادہ ضد نہ کی۔ انہیں معلوم تھا کہ دادا غفور نے بتانے کا وعدہ کر لیا ہے تو ضرور بتا دیں گے۔ ان پر خواہ دباؤ ڈالنا، اصرار کرنا بے سود تھا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو بابر کا فون آ گیا۔ دادا غفور نے الیک سلیک کر کے ریسیور ماموں فرقان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ماموں فرقان نے ساری رودات بابر کو سنائی۔ ان کی صحتیابی سے بابر بہت خوش ہوا اور پھر فردن فردن سب نے بات کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اکبر، صابرہ اور راشدہ کو اپنے بارے میں از سر نو بتانا پڑا۔ گلشن سے رابطہ منقطع ہوا تو عزیز آباد سے فون آ گیا۔ عرفان بہت پریشان تھا۔ وہ مسلسل فون ملانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مسلسل انگیج مل رہا تھا۔ اب وہ آخری بار ملا رہا تھا کہ ایک دم لائن مل گئی۔ گھر پر سب پریشان تھے۔ اگرچہ دادا غفور نے عرفان سے کہہ دیا تھا کہ وہ اطمینان سے فرقان کو چھوڑ کر چلا جائے، اور وہ اطمینان سے گھر چلا بھی گیا تھا، لیکن گھر پر ممانی ریحانہ کو قرار نہ آیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ کسی طرح اپنے شوہر کی خیریت معلوم ہو جائے، کیونکہ جس تیزی سے مرض بڑھ رہا تھا وہ انتہائی باعث تشویش تھا۔ بہرحال جب ممانی ریحانہ کی ماموں فرقان سے بات ہو گئی اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ 2 گھنٹے کے اندر ہی اندر ان کی کایا پلٹ گئی ہے، زخموں سے پانی رسنا بند ہو گیا ہے، جسم کی بو ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے سکون کا سانس لیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ رات بھر ماموں فرقان سکون سے سوئے، لیکن دادا غفور شاید ساری رات جاگتے رہے۔ ان کی آنکھ کھلتی وہ دادا غفور کو سامنے چوکی پر بیٹھا پاتے، وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے۔ جانے دادا غفور کب سوئے،
वो रात भर पढ़ पढ़ कर मामू फुरकान के जिस्म पर फूंके मारते रहे। सुबह को मामू फुरकान उठे तो बहुत हशाश बशाश थे। अब उनके जिस्म पर पड़े दागों ने धुंधलाना शुरू कर दिया था। वो तेजी से गायब हो रहे थे, उसी तेजी से जिस तेजी से उभरे थे। सुबह नाश्ते के बाद मामू फुरकान ने जाना चाहा, लेकिन दादा गफूर ने मना कर दिया। वो बोले, जाने की ऐसी क्या जल्दी है? दुकान तो तुम्हारे चाय बगैर भी खुल जाएगी। फिर तुम्हारे सेल्समैन भी तुम्हारे भरोसे के हैं। अगर जाने की बहुत जल्दी है तो शाम तक चले जाना। मामू फुरकान दादा गफूर की हिदायत पर रुक गए। वो नहीं चाहते थे कि उनकी जरा सी गफलत से फिर मसला पलट आए। दोपहर को दादा गफूर ने एक तावीज़ उनके गले में लटकाया, एक गंडा बाजू पर बांधा और आधा गिलास पड़ा हुआ पानी उन्हें पिलाया। फिर बोले, फुरकान अब तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है। अल्लाह ने चाहा तो अब ये मरज पलट कर नहीं आएगा। हाँ, 3 दिन तक पड़ा हुआ पानी पीते रहना। शाम तक उनके जिस्म के दाग बहुत हद तक गायब हो गए। बस अब कहीं कहीं हल्के हल्के निशान रह गए थे। इरफान मामू फुरकान को लेने आया तो वो अपने बाप की हालत देखकर हक्का बक्का रह गया। कहाँ उसके जिस्म से बू फूट रही थी, जख्म रस रहे थे, और अब एक ही रात में सब कुछ बदल गया था। न जख्म रहे थे और न बू। इरफान मामू फुरकान को देखकर बहुत खुश हुआ। मामू फुरकान और इरफान अभी अपने घर ही पहुंचे थे कि एक रूह फरसा खबर सुनने को मिली। घर पहुंचकर मामू फुरकान अभी अपने घर वालों को अपने बारे में बता ही रहे थे कि बेल बजी। बेल की आवाज़ सुनकर शमसा उठने लगी तो मामू फुरकान ने उसे रोक दिया और इरफान से मुखातिब होकर बोले, बेटे आप देखें दरवाजे पर कौन है। इरफान फौरन ही उठ गया। उसने जाकर गेट खोला तो एक परेशान शख्स को अपने सामने पाया। जी फरमाइए, इरफान ने पूछा। मामू फुरकान घर पर हैं जी? हाँ हैं। आपका नाम? मेरा नाम अशफाक है। मैं दुकान से आया हूँ। ज़रा मामू फुरकान को जल्दी बुला दीजिए, उस परेशान शख्स ने बड़ी आजिज़ी से कहा। अच्छा आप ठहरे, मैं अभी उन्हें बताता हूँ। ये कहकर इरफान कमरे में वापस आया। कौन है बेटा? अब्बू कोई अशफाक है, कह रहा है दुकान से आया हूँ, बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। अशफाक आया है? ये इस वक्त यहाँ कैसे आ गया? अल्लाह रहम करे। मामू फुरकान उठते हुए बोले, इरफान ज़रा तुम भी अपने अब्बू के साथ जाओ, देखो क्या मामला है, ये अशफाक क्यों आया है। मुमानी रेहाना ने मामू फुरकान के कमरे से निकलने के बाद कहा। इरफान फौरन उठकर भागा। अशफाक मामू फुरकान की दुकान का सेल्समैन था। वो उस पर बहुत एतमाद करते थे। वही घर से सुबह चाबियां ले जाकर दुकान खोलता था और रात को घर पहुंचाता था। मामू फुरकान मुश्किल से 4-5 घंटे दुकान पर बैठते थे। मामू फुरकान को दरवाजे पर देखकर अशफाक की अजीब कैफियत हो गई। वो बोलना चाहे तो बोला ना चाहे, आंखों में आंसू भर आए। मामू फुरकान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे ड्राइंग रूम में ले आए। इरफान को पानी लाने का इशारा किया। पानी पीने के बाद उसमें कुछ हिम्मत पैदा हुई। तब मामू फुरकान ने कहा, हाँ अब बताओ क्या मामला है, तुम इतने परेशान क्यों हो? मामू बहुत बुरा हुआ है, वो रुंधी हुई आवाज में बोला। क्या हुआ? मामू फुरकान ने जरा सख्त लहजा इख्तियार किया। मामू दुकान में आग लग गई है। आग लग गई? मामू फुरकान के जहन में सन्नाटा उतरने लगा। मगर कैसे? बस जी बैठे बैठे मैं खातून को कपड़ा दिखा रहा था, अचानक थान में आग लग गई। ये कैसे हो सकता है? इस मर्तबा इरफान बोला। बस जी ऐसा ही हुआ, मैंने रेशम के थान पर एक शोला जरूर गिरते देखा था। उसके फौरन ही बाद आग भड़क उठी और आग इतनी शदीद थी कि हम दुकान से एक थान भी नहीं निकाल सके। अशफाक ने बड़े मुर्दा लहजे में कहा। पूरी दुकान जल गई? इरफान ने पूछा। हाँ जी, पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। तो वो अपना काम कर गया, मामू फुरकान ने खोए हुए लहजे में कहा। उस वक्त उनकी आंखों के सामने नीलम आ गई थी। उसकी गुसीली आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। तुम लोगों ने मुझे पानी का बुलबुला समझ लिया है कि फूंक मारोगे और मैं हवा में तहलील हो जाऊंगा। मैं बहुत जबरदस्त जिन हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना वो तबाही फैलेगी कि दुनिया देखेगी। वो मेरे दुकान में शोला फेंक गया, तबाही फैला गया, मुझे बर्बाद कर गया। मामू फुरकान आप ही आप बोले चले जा रहे थे। उनके लहजे में बड़ी उदासी थी, बड़ी अफसुर्दगी थी। मामू फुरकान की दुकान क्या चली, गोया उनके दिल की दुनिया उजड़ गई। वो लाखों की लपेट में आ गए थे।
बैंक में थोड़ी बहुत नकदी थी या वो जेवरात थे जो उन्होंने शमसा के लिए बनवा रखे थे, और उनके पास कुछ भी ना था। जो था वो इतना ना था कि दुकान को फिर से भर लेते। वो सर पकड़कर बैठ गए। इरफान ने हौसला दिया, अब्बू जी आप फिक्र ना करें, मैं बैंक से कर्जा दिलवा दूंगा। बाबर ने सुना तो वो मामू फुरकान के घर आया। उसने तसल्ली दी, मामू परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको कितने पैसे चाहिए मुझे बताइए। बस ये अल्लाह का करम था कि वो जिसके पास भी जाते, जो भी इस हादसे के बारे में सुनता, वो फौरन मामू की मदद के लिए तैयार हो जाता। जिन कपड़ों की मिलों से उनका लेन देन था, उनके मालिकों ने उनके कंधे पर हाथ रखा, परेशान ना होने की तलकीन की और कपड़ा ले जाने की पेशकश की। फिर बाजार वालों ने भी हौसला बढ़ाया। दुकानदारों ने मिलकर उन्हें एक मोटी रकम फराम करने की पेशकश की। इतनी ढेर सारी हमदर्दियां पाकर मामू फुरकान का हौसला दो चंद हो गया। वो दुकान जलने का गम भूल गए। एक माह के अंदर अंदर उन्होंने दुकान में नया रंग और रोगन करा लिया। दुकान पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगी। कपड़ा भी खूब भरा हुआ था। दुकान के इफ्तिताह से पहले दादा गफूर खुद दुकान पर आए और उन्होंने 2-3 घंटे बैठकर कुछ पढ़ा था। फिर दुकान में चारों तरफ कीलें जड़ती थीं। अब ये दुकान हर तरह की तकरीबकारी से महफूज हो गई थी। मामू फुरकान को जो उसने नुकसान पहुंचाया था, एक माह में उसकी तलाफी हो गई थी। दादा गफूर ने मामू फुरकान को तबाह होने से बचा लिया था, वरना उसने बर्बाद करने में कोई कसर न छोड़ी थी। मामू फुरकान पर बस न चलने या होने वाले नुकसान को बर्दाश्त कर लेने के बाद उसने मामू का पीछा छोड़ दिया। अब उसकी सारी तवज्जो नीलम पर थी। एक दिन नीलम दोपहर को सोकर उठी तो उसने अपनी सिंगार मेज के आईने के सामने एक लंबी और मोटी मोमबत्ती को रोशन देखा। मोमबत्ती सुर्ख रंग की थी। उसे बड़ी हैरत हुई कि ये उसके कमरे में मोमबत्ती कौन रोशन कर गया। पहले तो उसने उठकर मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी फूंकों से नाप बुझी। वो जैसे जैसे फूंक मारती मोमबत्ती की लौ वैसे वैसे और भड़क उठती। फिर वो जलती मोमबत्ती को छोड़कर राशिदा के पास पहुंची। उसे अपने साथ कमरे में बुलाकर लाई। क्या हुआ, कुछ बताओ तो, रास्ते में राशिदा ने पूछा। कमरे में चलकर तुम खुद देख लो, नीलम ने संजीदगी से कहा। जब राशिदा ने नीलम के कमरे में कदम रखा तो सबसे पहले उसकी नजर चलती हुई मोमबत्ती पर पड़ी। अरे ये मोमबत्ती यहां किसने जलाई? राशिदा ने सवाल किया। यही दिखाने मैं तुम्हें यहां लाई थी, नीलम ने कहा। मैं समझ रही थी कि शायद मोमबत्ती तुमने रोशन की है। नहीं भाई, मुझे नहीं मालूम कि ये मोमबत्ती कहां से आई, इसे बुझा तो दो, ये कहकर राशिदा आगे बढ़ी। उसने पहले तो आहिस्ता से एक फूंक मारी। उस फूंक से मोमबत्ती की लौ महज झिलमिला कर रह गई। फिर राशिदा ने जरा जोर से फूंक मारी। उसके बाद उसने 2-3 फूंकें मुतवातिर मारी, लेकिन वो जलती हुई मोमबत्ती न बुझी। उसकी हर फूंक पर मोमबत्ती की लौ भड़क कर रह जाती। रहने दो, मत बुझाओ, नीलम ने किसी अनजाने खौफ से लरस कर कहा। अम्मी से पूछें चलकर? हाँ चलो। साबरा के इल्म में जब ये बात आई कि नीलम के कमरे में किसी ने मोमबत्ती रोशन कर दी है और फूंक मारने से भी नहीं बुझ रही है, तो वो सहम गई। अब वो ऐसी बातों से बहुत डरने लगी थी। कमरे में ना गई। उसने नीलम से कहा, बेटी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आओ, बाबर और अकबर आ जाएंगे फिर देखेंगे। खाला आप तो राशिदा से भी ज्यादा डरने लगी हैं, नीलम ने हंसकर कहा। हाँ बेटी, इन बातों से डरना ही चाहिए। तुझे मालूम नहीं उसने मेरा क्या हशर किया था? फिर मामू फुरकान के साथ क्या हुआ? साबरा ने अपने कानों को हाथ लगाकर तौबा की। तौबा मेरी खाला, वो एक मोमबत्ती है जो जल रही है। मोमबत्ती है तो बुझाने से क्यों नहीं बुझती? साबरा ने चमक कर कहा। मेरा ख्याल है कि अच्छी वाली मोमबत्ती है, उसे बुझाने के लिए जोरदार फूंके चाहिए। वो मोमबत्ती तुम्हारी सिंगार मेज पर रखी किसने और जलाई क्यों? साबरा ने फिर सवाल किया। हाँ, ये सवाल आपका बजा है। ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही। अकबर भी घर में नहीं है, उन पर शुबा कर लिया जाता कि शायद उन्होंने रखी हो। अकबर और बाबर तो सुबह के निकले हुए हैं। आओ राशिदा, जरा दोबारा चलकर देखते हैं कि मोमबत्ती बुझ गई है या जल रही है। नीलम, आपको डर नहीं लग रहा? मोमबत्ती से क्या डरना, जाने वो किसने रखी हो। किसी ने भी रखी हो, है तो मोमबत्ती। नीलम ने खिलाफे तवक्को बेखौफी का मुजाहरा किया। मैं देखती हूं जाकर। साबरा और राशिदा ने उसे जाने से रोकना भी चाहा, मगर रोक ना सकी। दोनों की जबानें गंग हो गईं। नीलम बड़े इत्मीनान से अपने कमरे की तरफ चली। जब उसने कमरे के दरवाजे में कदम रखा तो हैरान रह गई। वाह, क्या मैसूर कुन खुशबू थी। ऐसी खुशबू के दिमाग तक मुअत्तर हो जाए, रूह सरशार हो जाए।
जिस्म झूमने लगे, रक्स में आ जाए। यह हसीन खुशबू उस मोमबत्ती से आ रही थी जो अब बुझ चुकी थी। उस बुझी हुई शमा से अगरबत्ती की तरह धुआं उठ रहा था और खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। उस सहर अंगेज खुशबू ने नीलम पर ऐसा जादू किया कि वो किसी सहरज़दा मामूल की तरह कमरे में दाखिल हो गई। उसे ये भी याद न रहा कि वो कमरे में क्यों आई थी, क्या देखने आई थी। नीलम अभी सिंगार मेज के करीब ही पहुंची थी कि कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। नीलम ने कोई ख्याल ना किया। वो उलझन का शिकार हुई न डरी। उसके दिलो दिमाग पर बस खुशबू ने बसेरा कर लिया था। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। वो बेखुद होती जा रही थी। उस पर नशा सतारी था। वो नशे में झूमती हुई बेड की तरफ बढ़ी और उस पर शहजादियों की तरह नीम तराश हो गई। सिंगार मेज के शफाफ आईने में उसे अपना पूरा सरापा नजर आ रहा था। वो अपनी बड़ी बड़ी कातिल आंखों से खुद को देख रही थी। वो एक हसीन दोशीज़ा थी, लेकिन उस वक्त वो बेहद हसीन लग रही थी। इस कदर हसीन को उसका जी चाहा कि वो उठे और अपने आप को चूम ले। पूरे कमरे में हल्का हल्का धुआं भर चुका था। यह हैरत की बात थी कि उस धुएं से दम नहीं घुट रहा था, बल्कि ये जी चाह रहा था कि लंबे लंबे सांस लेकर उस धुएं को ज्यादा से ज्यादा अपने सीने में उतार लिया जाए। आईना देखते देखते नीलम को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आईने में है। वो जो भी था सफेद रेशमी लिबास में था और बहुत पुरकशिश था। नीलम पर सरशारी तारी थी। उसने अपनी नीमबाज आंखों से देखा। उसे जरा भी डर महसूस ना हुआ। वो कौन है ये देखने के लिए उसने पलट कर देखा, लेकिन उधर कोई ना था। नीलम ने फिर आईने की जानिब देखा। वहां वो मौजूद था। इस मर्तबा वो नीलम को देखकर हल्का सा मुस्कुराया था। नीलम ने भी पलट कर देखा। पीछे कोई मौजूद ना था और जब दोबारा आईने पर नजर डाली तो वो वहां खड़ा हुआ था। वो जो कोई भी था सिर्फ आईने के अंदर था, कमरे में मौजूद ना था। कमरे में हल्का हल्का धुआं फैला हुआ था। कमरे के गोशे गोशे में खुशबू बसी हुई थी। बड़ा ख्वाब आवर माहौल था। उस दिल मोहने वाले माहौल में कोई पस मंजर में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका धुंधला धुंधला वजूद दिमाग पर छा रहा था। नीलम ने आईने पर नजरें गाड़ दी। तब उस बुते काफिर ने चुम्बिश खाई। वो आईने में आगे की तरफ बढ़ा। उसके होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी और काली सियाह आंखों में हीरे की चमक थी। फिर वो आईने से इस तरह निकला जैसे कोई दरवाजे से निकलता है। वो आईने से निकलकर अब बिल्कुल उसके मुकाबिल आ गया। वो 6 फीट का एक पुरवकार मर्द था। सर पर सफेद साफा, गले में सच्चे मोतियों की माला, साफे पर चमकता दमकता हीरा, चेहरे के यूनानी नकूश। वो किसी मुल्क का शहजादा मालूम हो रहा था। नीलम ने उसे देखा तो बस देखती रह गई। ऐसा हसीन मर्द उसने अपनी जिंदगी में ना देखा था। वो उसकी वजाहत में गुम हो गई। उसकी पुरकशिश और पुरवकार शख्सियत में खो सी गई। वो उसे एक टुक देखे जा रही थी। वो जैसे पलके झपकाना भूल गई थी, पत्थर की हो गई थी। क्या बात है, मुझे बैठने को भी नहीं कहेंगी? शहजादा बोला। वो बोला क्या, यूं समझो कि दूर तक घंटियां बजती चली गईं। ऐसी सहर अंगेज आवाज उसने काहे को सुनी थी? जी। वो एकदम चौंक उठी। उसकी महवियत टूटी। तब उसे एहसास हुआ कि उस जवान की सहर अंगेज शख्सियत में खो गई थी। उसे शर्म आई। उसे अपनी महवियत पर बड़ी निदामत हुई। वो लड़की होकर उसे इस तरह देख रही थी जैसे लड़के लड़की को देखते हैं। जी क्या? वो मुस्कुराकर बोला। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुझे बैठने को भी नहीं कहेंगी। हाँ, आप बैठिए ना, नीलम ने शर्मिंदा होते हुए कहा। कहाँ बैठूं? उसने पूछा। उसकी आंखों में शरारत थी। वो कुर्सी ले लीजिए। नीलम ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। उसने दीवार से लगी कुर्सी को पकड़कर उठाया और बेड के नजदीक लाकर रख दी। फिर वो किसी शहजादे की तरह उस पर बैठ गया, बड़ी तमकिनत, बड़ी शान से। आप कौन हैं? नीलम ने बड़ी मुलायमत से पूछा। मुझे जानती नहीं? शहजादी ने थोड़ी सी हैरत से कहा। नहीं जानती होती तो मैं पूछती क्यों? नीलम ने सादगी से जवाब दिया। मेरे बारे में जानना चाहती हैं? शहजादे ने सवाल किया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। नीलम ने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्यों आखिर? फिर सवाल हुआ। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मैं जानना चाहती हूं, नीलम ने खोए हुए लहजे में कहा। मैं आपको अच्छा लगा हूं? शहजादे ने अपनी चमकती आंखों से नीलम को देखा। शायद, नीलम ने सहर ज़दा अंदाज में कहा। क्या वाकई? यह सुनकर शहजादा एकदम खिल उठा।
मैं बड़ा खुश नसीब हूं। क्यों, इसमें खुश नसीबी की क्या बात है? असल में मैं आपके सामने डरता डरता आया था। जाने क्या हो, आप कहीं मुझे नापसंद ना कर दें, कहीं नफरत से मुंह ना फेर लें। मैं आपसे नफरत क्यों करूंगी भला? मेरे दिल में बस एक खौफ सा था, उसने झिझकते हुए कहा। अब तो वो खौफ आपके दिल में ना रहा? नहीं, अब नहीं, वो मुस्कुराया। आपका नाम क्या है? नीलम ने पूछा। मेरा नाम करल है। ये क्या नाम हुआ भला? नीलम ने हैरान होकर सवाल किया। पसंद नहीं आया? वो बोला। कुछ अजीब सा है। क्या मायने हुए भला इसके? नीलम ने मुलायमत से कहा। आपकी दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चीज चमकती है? मेरी दुनिया में? नीलम ने एक लम्हे को सोचा, फिर बोली, सूरज। करल के मायने सूरज ही के हैं, आप ठीक समझी। मैंने इस तरह का नाम पहली बार सुना है। आप ठीक कहती हैं, आपकी दुनिया में इस तरह के नाम कहां होते हैं। ये आप मेरी दुनिया क्या कह रहे हैं? क्या आप इस दुनिया के नहीं हैं? नहीं, मैं इस दुनिया का नहीं हूं, लेकिन आपकी दुनिया में बसना जरूर चाहता हूं। मेरी दुनिया में बसना चाहते हैं? नीलम ने खोए हुए लहजे में कहा। अगर मेरी दुनिया में बसना था तो पहले आए होते। क्यों, अब क्या हुआ? मेरी दुनिया बस चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है, नीलम ने वजाहत की। हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन मैं उस शादी को नहीं मानता। वैसे आपने शादी करने में बहुत जल्दी की, मेरा इंतजार भी ना किया। मुझे क्या मालूम था कि आप आएंगे? वो क्या कह रही थी उसे मालूम ना था। अगर आपको मालूम होता कि मैं आऊंगा तो आप मेरा इंतजार करती? शायद। नीलम ने अपनी मखमूर निगाहों से उसे देखा। ये बात आप यकीन से नहीं कहेंगी। खैर, आप इकरार करें ना करें, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत का इकरार करता हूं, शहजादे ने बड़े वालेहाना अंदाज में कहा। क्या आपको मालूम है कि मैं आपको कब से जानता हूं? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैंने आपको पहली बार सैयदपुर की एक गली में देखा था। आपकी हसीन सूरत देखकर मैं अपने आप में न रहा। आपकी दिलकश चाल को देखकर मैं अपना आप को भूल गया, आपकी जुल्फ का असीर हो गया। लेकिन आप तो मुझे सैयदपुर में कहीं नजर नहीं आए। मैं आपके साथ साथ रहा, आपके बहुत करीब, लेकिन आपने तवज्जो ही नहीं दी, उसने शिकवा किया। यह कैसे मुमकिन है कि आप मुझे नजर आते और मैं आपको नजरअंदाज कर देती? आप इतनी खूबसूरत शख्सियत हैं कि दुनिया की कोई लड़की आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती। कभी अपने बारे में भी गौर किया है? मैं तो एक मामूली सी लड़की हूं, एक आम सी। आपने मुझे मैसूर किया है, और मुझे हिसार में लेने वाली लड़की कभी आम नहीं हो सकती। नीलम, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मेरे दिल में बस चुकी हो। तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम्हें अब कोई नहीं छू सकता। करल आपसे तुम पर आ गया। उसने उसे उसके नाम से मुखातिब किया। नीलम को अपना नाम सुनकर खुशगवार हैरत हुई। वो अपनी पलकों का शामियाना उठाकर बोली, आप मेरे नाम से भी वाकिफ हैं? मैंने कहा ना कि मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे साथ साथ हूं। हैरत है, आप 6 माह से मेरे साथ हैं और कभी नजर नहीं आए। करल अभी जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर बड़े जोर से दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुनकर वो खड़ा हो गया और फिर आईने की तरफ बढ़ते हुए बोला, अच्छा नीलम, अब हम चलते हैं। जाते जाते मैं अपनी मोहब्बत की शमा जलाए जाता हूं, वो देखो। ये कहकर करल ने हाथ उठा लिया। उसका हाथ उठते ही सिंगार मेज पर रखी हुई मोमबत्ती जल उठी। ये मोमबत्ती मैंने यहां रखी थी, ये मेरी मोहब्बत की मजर है। इस शमा को कोई नहीं बुझा सकता। जिस तरह तुम्हारी मोहब्बत को कोई मेरे दिल से नहीं निकाल सकता, इस शमा को कमरे से बाहर न ले जाना, इसे बुझाने की कोशिश न करना। ये शमाए मोहब्बत मैंने हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर दी है। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। अच्छा, अब मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। ये कहकर करल आईने की तरफ बढ़ा और आईने में दाखिल होकर गायब हो गया। उसके जाने के बाद नीलम दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजे पर अकबर खड़ा था। नीलम अकबर को देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में अजीब पुरस्कारियत थी। अकबर मुस्कुराहट की इस तब्दीली को महसूस किए बगैर न रह सका। उस वक्त नीलम के चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। नीलम ने अकबर को देखकर रास्ता छोड़ दिया। वो अंदर आया और बोला, ये खुशबू कैसी है? बड़ी मैसूर कुन है। नीलम ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से बेड पर आकर बैठ गई। नीलम, तुम कमरे में मोमबत्ती देखने आई थी, फिर यहीं रह गई। तुमने दरवाजा भी बंद कर लिया।
क्या कर रही थी दरवाजा बंद करके? अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप कब आए शोरूम से? नीलम ने उसके सवाल का जवाब गोल करके अपना सवाल कर दिया। अभी आया हूं। घर आया तो मोमबत्ती का किस्सा मालूम हुआ। तुम्हारे बारे में मैंने पूछा तो अम्मी ने बताया कि तुम कमरे में हो। मैं यहां आया तो कमरे का दरवाजा बंद था। फिर उसकी नजर मोमबत्ती पर पड़ी। अरे ये तो जल रही है। हाँ अकबर, ये अब जलती रहेगी। इसे अब कोई नहीं बुझा सकता है, नीलम ने अजीब लहजे में कहा। क्या मतलब नीलम? मैं समझा नहीं। अकबर की समझ में कुछ ना आया। मैंने कहा है कि इस शमा को अब कोई नहीं बुझा सकता, ये जलती रहेगी। मैं भी यही पूछ रहा हूं कि ये क्या बात हुई भला? ये मोमबत्ती आखिर कितनी देर चलेगी? घंटे, 2 घंटे, उसके बाद खुद ब खुद बुझ जाएगी। लेकिन तुम कह रही हो कि ये जलती रहेगी। अकबर ने कहा, नहीं, ये आम मोमबत्ती नहीं है। नीलम पुरस्कार लहजे में बोली। इसे लाया कौन? ये सिंगार मेज पर आई किस तरह? कुछ पता चले? अकबर ने पूछा। हाँ, मुझे सब मालूम हो गया है। जरा मुझे भी बताओ, अकबर ने उसे गौर से देखते हुए कहा। नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती, मुझे कुछ नहीं मालूम, नीलम ने तशकीक भरे लहजे में कहा। तुम आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं, नीलम ने संभल कर कहा। अच्छा, अकबर ने तंजिया अंदाज में कहा और खामोशी से मोमबत्ती की तरफ बढ़ा। मोमबत्ती के करीब पहुंचकर उसने उसका मुआयना किया। वो तकरीबन 1 फीट लंबी थी, गोलाई 2 इंच रही होगी। उसका रंग सुर्ख था। वो काफी देर से जल रही थी, लेकिन एक कतरा मोम भी नहीं पिघला था। उसने झुककर फूंक मारी, पहले आहिस्ता से, फिर जोर से, लेकिन मोमबत्ती का कुछ न बिगड़ा। उसकी लौ फूंक के साथ झिलमिलाई और फिर सीधी हो गई। अकबर को बड़ी हैरत हुई। फिर उसने लगातार जल्दी जल्दी फूंके मारी, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात वाला निकला। फूंकों से वो शमा बुझाई न गई। अकबर अब सीधा खड़ा हो गया। उसने नीलम की तरफ देखा जो बड़े इत्मीनान से बेड पर बैठी थी। अकबर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो नशे में है। उसकी आंखों में लाल लाल डोरे तैर रहे थे। वो नीलम के करीब आकर बेड पर बैठ गया। नीलम गैर इरादी तौर पर थोड़ा सा परे खिसक गई। नीलम, ये सब क्या है? तुम बोलती क्यों नहीं? अकबर के लहजे में बड़ी उलझन थी। क्या बोलूं अकबर, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि इस शमा को अब कोई नहीं बुझा सकेगा, नीलम ने बड़े यकीन से कहा। मैं इसे बुझाकर छोड़ूंगा। अकबर को भी गुस्सा आ गया। तो फिर और कोशिश कर देखो, नीलम ने उसे चैलेंज किया। ठहरो, मैं अभी आता हूं, यह कहकर अकबर कमरे से निकल गया। वो सीधा बावर्ची खाने में गया, वहां से स्टील की एक प्लेट उठाई और फौरन वापस कमरे में आ गया। राशिदा और साबरा ने उसे प्लेट ले जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे हो ली। अकबर ने सिंगार मेज के करीब पहुंचकर वो स्टील की प्लेट उस मोमबत्ती के ऊपर रख दी। चंद सेकंड के बाद उठाई तो दबी हुई लौ फिर सीधी हो गई। मोमबत्ती बदस्तूर जलती रही। फिर उसकी नजर स्टील की प्लेट पर पड़ी तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि प्लेट में एक छोटा सा सुराख हो गया था। मोमबत्ती की लौ इस कदर तेज थी कि चंद सेकंडों में उसने स्टील को पिघला कर रख दिया था। अकबर ने चाहा कि उस प्लेट को मोमबत्ती पर खींच मारे, लेकिन साबरा ने उसके इरादे को भांप लिया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और घबरा कर बोली, नहीं बेटा, ऐसा मत करना। अगर ये मोमबत्ती प्लेट लगने की वजह से सिंगार मेज पर गिर गई तो याद रखो सिंगार मेज जलकर राख हो जाएगी, पूरा घर आग की लपेट में आ जाएगा। फिर अम्मी, मैं ऐसा करता हूं कि इसे उठाकर बाहर फेंक आता हूं, अकबर गुस्से में बोला। नहीं, नीलम एकदम तड़प कर बोली, इस मोमबत्ती को कमरे से बाहर न ले जाना। उसके लहजे में खौफ था। क्यों? अकबर ने हैरत से नीलम को देखा। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं मालूम क्या हो जाए, नीलम कांप उठी। क्या औरतों वाली बातें करती हो, अकबर ने कदरे गुस्से से कहा। मैं अभी इसे उठाकर बाहर फेंकता हूं। रहने दो अकबर, जब नीलम मना कर रही है तो मान जाओ, इस मर्तबा साबरा ने कहा। वो लरस रही थी। अरे अम्मी, क्या बात करती हैं, आप भी नीलम की बातों में आ गई। ये मोमबत्ती है, कोई सांप तो नहीं है। यह कहकर उसने मोमबत्ती उठाने के लिए हाथ में पकड़ ली। फिर वो चीख मारकर पीछे हट गया। उसकी उंगलियां बुरी तरह झुलस गई थीं। यूं मालूम होता था कि उसने मोमबत्ती न पकड़ी हो, कोई लाल अंगारा सलाख पकड़ी हो। उसकी उंगलियां इस बुरी तरह जली थीं कि उंगलियों की चर्बी तक दिखाई देने लगी थी। शदीद जलन हो रही थी। अकबर कमरे से बाहर निकल आया। साबरा ने दवाओं की अलमारी से एक ट्यूब निकाली
اور مرہم اس کی انگلیوں پر مل دیا۔ مرہم لگانے کے بعد بھی کافی دیر تک جلن نہ گئی۔ اکبر پورے گھر میں ادھر ادھر گھومتا، اسے کسی طرح چین نہ تھا۔ پھر بہت دیر بعد اس کی جلن کم ہوئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ صبح تک اس کی انگلیوں کے زخم بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد پھر کسی نے موم بتی کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کی، اسے بجھانے کی کوشش نہ کی گئی۔ وہ سنگار میز پر رکھی دن رات چلتی رہی، جلنے کے باوجود نہ پگھلی نہ چھوٹی ہوئی، جیسی پہلے دن تھی ویسی ہی رہی۔ سید پور کے جن نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ شمع میری محبت کی مظہر ہے، اسے کوئی نہیں بجھا سکتا، اور واقعی اسے کوئی نہیں بجھا سکا، ماموں فرقان بھی نہیں۔ جب سے ماموں فرقان کا عمل ناکام ہوا تھا اور وہ کوڑ میں مبتلا کر دیے گئے تھے اور ان کی دکان کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا، تب سے وہ کچھ سہم سے گئے تھے۔ موم بتی کا پتہ چلنے پر وہ گلشن آئے ضرور، لیکن وہ حالات و واقعات سن کر اور موم بتی کو دیکھ کر واپس چلے گئے تھے۔ انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ اس شمع کو نہ چھیڑو، تمہارا کیا لیتی ہے، اسے جلنے دو۔ تب سے گھر کے ہر فرد نے اس موم بتی کو اہمیت دینا چھوڑ دی تھی۔ اس حیرت انگیز موم بتی کو ماموں فرقان کے علاوہ خاندان کے کسی اور فرد نے نہ دیکھا۔ گھر والوں نے اور کسی کو یہ بات بھی نہ بتائی تھی کہ خواہ تماشا بنے گا۔ اگر کوئی خاندان کا فرد گھر آ جاتا یا پاس پڑوس سے ملنے والے دوست احباب آ جاتے تو اس بیڈ روم کو بند کر دیا جاتا۔ جب سے اس بیڈ روم میں شمع روشن ہوئی تھی، نیلم کی کیفیت بدل گئی تھی۔ اب وہ زیادہ تر اس بیڈ روم میں ہی رہتی تھی۔ ناشتہ کر لیا پھر بیڈ روم میں آ گئی، کھانا کھایا پھر بیڈ روم میں آ گئی، رات کو تھوڑی دیر ٹی وی دیکھا اور پھر بیڈ روم کا رخ کیا۔ ایک اور تبدیلی اس میں یہ آئی تھی کہ اس نے ڈرنا چھوڑ دیا تھا۔ پہلے وہ بیڈ روم سے بھاگتی تھی، رات کو صابرہ کے پاس سوتی تھی۔ بیڈ روم میں اکبر تنہا سوتا تھا، لیکن اب وہ دن بھر بیڈ روم میں گھسے رہنا چاہتی تھی۔ رات کو البتہ وہ صابرہ کے ساتھ سو جاتی تھی۔ لیکن جس دن سے اس کمرے میں شمع روشن ہوئی تھی، اس رات سے اکبر وہاں نہ سو سکا تھا۔ اس رات اکبر کا ہاتھ جلا ہوا تھا، ویسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ کوئی 12 بجے کے قریب اسے میاؤں کی خوفناک آواز آئی۔ وہ لحاف میں سمٹ کر رہ گیا۔ کسی نے اس کے جسم سے لحاف اتار لیا۔ لحاف دور قالین پر گرا۔ اکبر نے جب کروٹ لے کر لحاف کی طرف دیکھا تو وہ کانپ اٹھا۔ وہ خوفناک کالا بلہ لحاف کے اندر سے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کے برابر ہو گیا۔ پھر اس نے غرا کر اکبر کی طرف دیکھا اور اگلی دونوں ٹانگیں جھکا کر اس نے اکبر پر جس لگانے کے لیے پر تولے۔ اکبر کے ہوش اڑ گئے۔ وہ گرتا پڑتا کمرے سے باہر نکلا۔ اس رات کے بعد سے اکبر بیڈ روم میں سونے کی ہمت نہ کر سکا۔ اب رات کو وہ بیڈ روم خالی رہنے لگا۔ نیلم، صابرہ اور راجدہ اکٹھا ایک کمرے میں سوتی۔ اکبر گیسٹ روم میں سوتا اور بابر اپنے کمرے میں۔ ایک دن دوپہر کا کھانا کھا کر نیلم کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے اپنے بیڈ روم میں آ کر لیٹی۔ اس کے لیٹتے ہی کمرے میں محسور کن خوشبو پھیل گئی۔ اس خوشبو سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اس خوشبو سے روح تک معطر ہو جاتی تھی، جسم و جان پر ایک کیف سا چھا جاتا تھا۔ اس خوشبو کے ساتھ ہی اس کمرے میں ہلکا ہلکا دھواں پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چونک پڑی، یہ تو کسی کے آنے کی علامات تھی۔ اس نے گھوم کر سنگار میز کے آئینے کی طرف دیکھا، وہاں وہ موجود تھا۔ نیلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے آئینے سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ زرق برق لباس پہنے تھا، گلے میں سچے موتیوں کی مالا چمک رہی تھی۔ آج وہ صافہ باندھے ہوئے نہ تھا۔ اس کے سنہری گھنگریالے بال سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کی پیشانی پر سرخ رنگ کی ایک پٹی بندھی تھی۔ اس پٹی کے درمیان ایک بڑا سا ہیرا ٹکا ہوا تھا۔ وہ شہزادوں کی طرح قدم اٹھاتا اس کے بیٹھ کے نزدیک آ گیا۔ نیلم نے فوراً لحاف سمیٹ لیا۔ اس کی بیٹھنے کی جگہ بن گئی۔ شکریہ۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی چمکتی آنکھوں سے نیلم کو دیکھا، پھر اس کے مقابل بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ نیلم کوشش کے باوجود اس پر سے اپنی نظریں نہ ہٹا سکی۔ اب مجھ سے ڈر تو نہیں لگتا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، نیلم نے فوراً کہا۔ ڈرنے کی کیا بات ہے بھلا؟ اچھا، اس کے لہجے میں خوشی تھی۔ آپ کئی دن بعد آئے ہیں؟ نیلم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میرا انتظار تھا آپ کو؟ اس نے پوچھا۔ اور اگر میں کہوں نہ تو میں انتظار کروں گا، اس وقت جب تم میرا انتظار کرو گی۔ قرل، تم کون ہو؟ تم نے میرا نام لیا، مجھے تم کہا، یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن میرا سوال گم ہو گیا۔
तुम्हारा कुछ गुम नहीं होगा, गुम तो मैं हुआ हूं, अपनी सुध बुध खो बैठा हूं। जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें ही देख रहा हूं, मुझे और कुछ नजर नहीं आता। करल, मैंने पूछा कि तुम कौन हो? नीलम ने अपना सवाल दोहराया। नीलम, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं कौन हूं। मैं फिर बताता हूं, मैं एक जिन हूं। उसने धीरे से कहा। तुम क्या चाहते हो? नीलम ने पूछा। यह भी मैं तुम्हें बता चुका हूं, मैं तुम्हें चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि हर लम्हा तुम मेरे सामने बैठी रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं यहां तक कि कयामत आ जाए। ये कैसे मुमकिन है? नीलम ने परेशान होकर कहा। मेरी दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। हां, तुम्हारी दुनिया की मैं नहीं जानता। करल ने बड़े एतमाद से कहा। मैं चाहूं भी तो मुमकिन नहीं। नीलम ने अपनी दुनिया की बात की। तुम चाहोगी तो सब कुछ मुमकिन हो जाएगा, तुम चाहो तो। करल ने राह दिखाई। मैं एक शादीशुदा औरत हूं, मेरा शौहर है, मेरे घर वाले हैं। और नीलम की बात अधूरी रह गई। तुम ये भूल जाओ कि तुम शादीशुदा हो। तुमने देखा कि शादी करके अकबर को क्या मिला? उसे कुछ भी नहीं मिला। वो तुम्हें छू भी नहीं सकता। अगर उसने ऐसा किया तो नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। नीलम, मैं तुम्हारे और अपने दरमियान किसी तीसरे आदमी का वजूद बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो। करल ने उसे समझाया। मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। नीलम उलझन का शिकार हो गई। बस जैसा मैं कहूं वैसा करती जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरा शौहर और मेरे घर वाले? नीलम अपने शौहर और घर वालों के लिए परेशान थी। सब महफूज रहेंगे उस वक्त तक जब तक वो मेरा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। नीलम, मेरा रास्ता रोकना इतना आसान नहीं है। जिन लोगों ने मेरी राह में आने की कोशिश की उनका अंजाम तुम भी देख चुकी हो। करल ने साफ लहजे में उसे बताया। मुझे अब अपने अंजाम की फिक्र है, मेरा क्या होगा? नीलम ने फिक्रमंदी से कहा। अंजाम की फिक्र किसे है? मोहब्बत की आंखें कहां होती हैं? मोहब्बत अंधी होती है, इसीलिए वो अंजाम की परवाह नहीं करती। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मुझे अंजाम की फिक्र नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। मैं तो बस इतना जानता हूं कि तुम्हारी दुनिया वाले मेरा कुछ न बिगाड़ सकेंगे, वो मुझसे तुम्हें न छीन पाएंगे। करल ने बड़े यकीन से कहा। करल अपनी बात कह रहा था, नीलम अपनी सुनाना चाहती थी, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। तब नीलम खामोश हो गई और खामोशी से करल को देखती रही। करल उसे प्यार भरी नजरों से देखता रहा। फिर वो मुस्कुराता हुआ उठा और आईने में गायब हो गया। उसके जाने के बाद नीलम लिहाफ ओढ़कर लेट गई और छत को घूरने लगी। उसके जहन में एक अजीब कशमकश जारी थी। छत को घूरते घूरते उसकी आंखों में नींद उतर आई और वो सो गई। एक दिन सब लोगों ने पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया। अकबर के दिल में बड़े अरमान थे। नीलम से शादी की उसको बेइंतहा खुशी थी। शादी के बाद उसने 1 माह के लिए हनीमून पर जाने का प्रोग्राम तैयार कर लिया था, लेकिन उसके सारे प्रोग्राम खाक में मिल गए थे। हनीमून तो दूर की बात थी, अभी उसकी जिंदगी में सुहाग रात तक न आई थी। कराची आते ही दहशत ज़दगी के पह दर पे वाकयात पेश आए थे। उस तरह के वाकयात तो लाहौर जाते हुए सिलसिला शुरू हो गया था, जो आज तक जारी था। पिछले 2-4 दिनों से कुछ घर में अमन और सुकून था। जब से घर में शमा रोशन हुई थी तब से कुछ सुकून मिला था। अलबत्ता नीलम बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो हर वक्त गुमसुम बैठी रहती। कोई अगर कुछ पूछता तो मुस्कुरा देती। तब अकबर ने पिकनिक बनाने का प्रोग्राम बनाया। मामू का घराना और बाबर के घर वाले उस पिकनिक में शामिल थे। एक कोस्टर किराए पर ली गई। नाश्ते के फौरन बाद ही ये लोग घर से निकल गए। आज सर्दी ज्यादा न थी, बल्कि यूं महसूस होता था जैसे सर्दियां रुखसत हो गई हों। कराची का मौसम महबूब के मिजाज की तरह है, जाने किस वक्त बदल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। समंदर के किनारे एक हट किराए पर ली गई। छुट्टी का दिन था। आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ता गया। नीलम शादी से पहले जब कराची आई थी तो वो समंदर पर गई जरूर थी, लेकिन नहाई नहीं थी। जाने क्यों उसकी मचलती लहरों से बड़ा डर लगता था। लेकिन उस दिन अकबर ने उसके दिल से समंदर का खौफ दूर कर दिया। उसने राशिदा, शमसा और नीलम को अपने साथ लिया और समंदर की तरफ बढ़ गया। नीलम समंदर में उतरने से झिझकने लगी तो राशिदा और शमसा ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए
और वो उसे खींचती हुई समंदर में ले गई। नीलम का ख्याल था कि समंदर का पानी ठंडा होगा, लेकिन ऐसा ना था। समंदर का पानी गर्म था। जब समंदर की एक बड़ी लहर किनारे को छूकर वापस आई तो नीलम के पांव तले से जमीन खिसकने लगी। उसने चीख मारी। समंदर में उतरने का नीलम का यह पहला तजुर्बा था। उसकी चीख सुनकर राशिदा और शमसा ने खूब मजाक उड़ाया और उसका हाथ छोड़ दिया। थोड़ी देर में नीलम लहरों की आदी हो गई। वो भी शमसा और राशिदा की तरह लहरों से खेलने लगी। अकबर को समंदर की लहरों से खेलता हुआ देखकर बड़ी खुशी हो रही थी। वो उसके नजदीक ही था। उसने आगे बढ़कर नीलम का हाथ पकड़ लिया और बोला, आओ नीलम, आगे चलो। नीलम ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। वो कुछ सोचकर खौफ से कांप उठी थी। उसने घबरा कर कहा, अकबर, खुदा के लिए मेरा हाथ छोड़ दीजिए। लेकिन अकबर पर जैसे जुनून तारी हो गया था। उसने नीलम का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। वो उसे आगे ले जा रहा था, आगे ही आगे, यहां तक कि समंदर की एक बड़ी लहर उनके सरों पर आ पहुंची। देखने वालों ने देखा कि उस बड़ी लहर ने दोनों को अपनी आगोश में ले लिया। लहर इतनी पुरजोर थी कि अकबर के हाथ से नीलम का हाथ छूट गया। जब वो लहर वापस गई तो अकेला अकबर समंदर में खड़ा हाँप रहा था। नीलम का कहीं पता न था। हाय मेरी बच्ची! साबरा ने नीलम को सताए आप पर न पाकर अपना दिल थाम लिया। साबरा और रेहाना मोमानी समंदर के किनारे पत्थरों पर बैठी थीं। वो समंदर की लहरों को दूर ही से नजारा कर रही थीं। उन्हें समंदर में नहाने से कोई दिलचस्पी न थी। वो उस वक्त नीलम और अकबर के बारे में ही बातें कर रही थीं। बाबर और मामू फुरकान किनारे के करीब ही पानी पर बैठे थे। उनके आगे राशिदा और शमसा थीं, जो एक दूसरे पर पानी उछाल रही थीं। पानी में सबसे आगे नीलम और अकबर थे। जब नीलम अकबर का हाथ पकड़कर उसे समंदर के आगे की तरफ खींचता हुआ ले गया तो ये मंजर घर के सारे अफराद देख रहे थे। मामू फुरकान ने उसे ज्यादा आगे जाने से आवाज लगाकर मना भी किया था, अकबर, ज्यादा आगे मत जाओ। मगर अकबर ने मामू फुरकान की बात सुनी कहां थी। उस पर एक जुनून की सी कैफियत तारी थी। वो नीलम को खींचता हुआ आगे ही आगे बढ़ता गया। शायद वो नीलम को लेकर समंदर की लहरों में गुम हो जाना चाहता था। समंदर की एक बड़ी लहर ने एक झटके से उन्हें जुदा कर दिया। अकबर के पांव जमीन से उखड़ गए। वो लहर के साथ बह गया। उसके कानों और आंखों में पानी भर गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने पैर रेत पर जमाए और अपनी आंखों का पानी झाड़कर चारों तरफ देखने लगा। चंद लम्हे तो उसकी समझ में कुछ ही ना आया कि क्या हुआ। उसका दिमाग मुअत्तल हो गया। फिर जब उसे याद आया तो वो बेकरार होकर आसपास देखने लगा। वो जिसका हाथ उसने थामा था वो अब कहीं नहीं थी। मामू फुरकान की आवाजें उसके कान में पड़ रही थी। अकबर, अकबर, वापस आ जाओ, एक खौफनाक लहर तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। अकबर ने मामू फुरकान की आवाज पर सामने नजरें उठाकर देखा तो वाकई एक ऊंची लहर उसकी तरफ आ रही थी। लेकिन अकबर ने उसकी परवाह ना की। वो मजबूती से अपने कदम जमाए खड़ा रहा। उसे किसी लहर की फिक्र ना थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर नीलम को तलाश कर रहा था। ऊंची नीची लहरों पर नजरें जमाए हुए था। नीलम कहीं नजर आ जाए और वो उसकी तरफ लपके। उस बड़ी लहर के नजदीक पहुंचने से पहले ही मामू फुरकान अकबर तक पहुंच गए थे और उसे खींचते हुए किनारे की तरफ ले आए। मामू, मुझे छोड़ दीजिए, आपको नहीं मालूम कि नीलम डूब गई है। अकबर, होश में आओ, समंदर इस वक्त बहुत बिफरा हुआ है। तुम अच्छे तैराक भी नहीं हो, डूब जाओगे। मामू फुरकान ने उसका हाथ ना छोड़ा। खवातीन के चीखने चिल्लाने पर कई मर चुक किनारे पर नहा रहे थे। उस तरफ भागे जहां नीलम को लहर ने हड़प कर लिया था। बाबर मुहाफिजों की तलाश में बावलों की तरह इधर उधर भाग रहा था, लेकिन मुहाफिजों का कहीं पता न था। फिर किनारे पर घूमने वाले एक दो गोताखोरों ने समंदर में छलांग लगा दी। ये गोताखोर अवाम में से ही थे। अकबर समंदर में जाने की सर तोड़ कोशिश कर रहा था। तब साबरा उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मेरे लाल, होश में आ। नीलम को बचाने के लिए बहुत लोग समंदर में कूद गए हैं, तू न जा। साबरा ठीक कह रही थी, तुम मत जाओ, तुम्हारे होश व आवाज दुरुस्त नहीं है, तुम ज्यादा देर तैर न सकोगे। मामू फुरकान ने उसका हाथ दबाते हुए कहा।